वर्ष हम सबके लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य का पराकाष्ठ करने का दिखाने का है। यह हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% समर्थ के साथ हर क्षण कार्य करना है। उन्होंने स्थिर सरकार चुनने के लिए लोग का धन्यवाद किया। सर, उन्होंने आगे ये भी कहा कि 2047 में भारत गरीबी रहित भारत होगा, जिसमें एक समृद्ध मध्यम वर्ग अपने युवा और महिला द्वारा निर्देशित होगा। यह वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए सकारात्मक परिवर्तन के कारण संभव माना जा रहा है, जिसने हर भारतीय का आवाज आत्मविश्वास दिया है। एक भारत, ऐसा भारत बनाना है आत्मनिर्भर हो, ऐसा भारत जिसमें गरीबी न हो, जिसका मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो, ऐसा भारत देश की युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़ी हो, ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। एक समय भारत अपनी अधिकांश समय दुनिया की ओर देखती थी समस्या के समाधान के लिए, मगर दुनिया आज भारत की ओर देख रही है कि हर समाधान के लिए हर समस्या उत्पन्न, चाहे वो कोविड-19 हो, आतंकवाद हो या विश्व शांति का वार्ता भी हो। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार करना पड़ा, आज मोदी सरकार ने उस सुविधाओं को पाने के लिए प्रयास किया गया। भारत एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ जो विकसित देश के लिए भी प्रेरणादायक बन गया। देश को बड़े बड़े घोटालों से, सरकारी योजना से, भ्रष्टाचारी के समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति और आज मोदी सरकार में मिला था। इस प्रकार के निर्णय से हमारी सरकार में देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। Supposed to be the 5th largest economic country in the world, we all feel proud to be called Indians. आज भारत ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। मोदी जी सरकार का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए मोदी जी सरकार का द्वारा विभिन्न बुनियादी सुविधाओं को कैसे गांव, गरीब, किसान और मजदूर तक पहुंचा जाए, यह हमारे महामनी राष्ट्रपति ने रखा गया था। सर, one Jamaican nationalist, Marcus Garvey, he said that people without the knowledge of their history, origin and culture is like a tree without roots. So our government under the visionary leadership of Narendra Modi ji, he has revived the history during this Azadi Ki Amrit Mahotsav celebrations, the past glory and sacrifices made by our freedom fighters, our leaders and unsung heroes. The 400th Prakash Parva of Guru Tegh Bahadur ji, the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo ji, 150th birth anniversary of Chidambaram Pillai, 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. These not only inspire our younger generations, but also make them committed to our nation. Sir, national level celebrations like Veer Bal Divas on 26th December in the memory of the sacrifice of Sahibjadas and birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda on 15th November as Janjatiya Gaurav Divas. As they are all crucial, these heroes deserve honor from the entire nation, sir. We can say with conviction that our Honorable Prime Minister has imbibed the ideals of these great leaders and also translated them into reality. Thanks to Modi ji for his visionary leadership, sir. उबलते हुए खून की रवानी है मोदी जी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी जी, सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठाने की कहानी है मोदी जी। Sir, as far as this new education policy is concerned, the Bhagavad Gita says, Nahi jnanena sadrusham pavitram hi vidayate, which means there's nothing pure in the world other than this knowledge. इसलिए
जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेस they have been promoted almost in all languages. I thank the government for teaching in 6 Indian languages, in 19 engineering colleges and in 10 states, sir. And the motto of our Modi ji government, ये लक्ष्य और हमारा एम जो है अंत्योदय। अंत्योदय माने अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उनके हित के लिए जो सरकार काम करना, ये हमारा प्राथमिकता है। इसीलिए अंत्योदय, आत्मनिर्भर, गतिशक्ति in the Amrit call to attain inclusiveness in the growth. So मोदी जी ने जो गरीब कल्याणकारी के योजना सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद, he has addressed from Red Fort as a Prime Minister, he emphasized on स्वच्छ भारत। जब स्वच्छ भारत के बारे में मोदी जी ने लाल किला से अपना भाषण दिया तो हमारे विपक्ष नेता कई लोग मजाक उड़ाए। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये छोटे छोटे चीजों के बाद शौचालय के बारे में जिक्र करता है और स्वच्छ भारत के में बात करता है, ऐसे लोग मजाक उड़ाए थे। मगर वी फील ऑल प्राउड टू सी दैट आवर इंडियन वुमेन, जो उनका आज पूरा देश के अंदर जो शौचालय बनने से किस तरह वो पूरे शौचालय को हमारे वो इज्जत घर माना जाता है, हर महिला ने, हमारे माँ बहनें ने। ये ग्रामीण के स्तर पर nearly 1,34,396 villages in our country has declared 100% ODF by December 22, sir. खुले में शौच से मुक्त दिलाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में देश में लगभग 5 लाख मौतें को न सिर्फ रोका गया, बल्कि लगभग 20 करोड़ डायरिया से बीमारी जैसे मामले से भी बचाया गया। शौच मुक्त वातावरण के कारण प्रत्येक परिवार की लगभग 50,000 की बचत हुई। Almost all the poor families, they have saved not less than 50,000 per family by making this 100% ODF, sir. और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, हर गरीब के सर पर जो छत, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे जो हमारे स्कीम लागू किया गया, लगभग ये 9 साल के अंदर शहरियों और हमारे ग्रामीण प्रांत में 3.5 करोड़ गरीब परिवार को मकान बनाया गया। ये संभव इसलिए हुआ कि ये मोदी जी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो भरोसा है, ये लोगों में ये भावना है। Sir, you will be surprised to know 3.5 crores is not a small number. You can imagine 2 countries like Singapore can be built with these 3.5 crores. माने 3.5 करोड़ 2 देश बन सकता है 9 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जी से मुमकिन है, मोदी जी सरकार से मुमकिन है। जहां मैं राज्यसभा सदस्य के चुनकर उत्तर प्रदेश से ताजुब होना चाहिए, वहां पे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना दोनों जुड़कर लगभग 5 लाख 5 साल के अंदर गरीब के सर पर छत बनाया गया। यह बीजेपी संभव हुआ, यह भारतीय जनता पार्टी। मैं दुख की बात यह है, मैं जहां से तेलंगाना से आता हूं, मैं मूलवासी तेलंगाना को, हमारे जो सरकार जो लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके ऐसे 2 बेडरूम हॉल किचन के साथ हमको मुफ्त में मकान दिलाया जाएगा, ऐसे चुनाव के समय में वादा देना, बस बाद में भूल जाना। अभी तक लगभग 9 साल के अंदर आपको जानते हुए ताजुब होता, 26,000 मकाने ने बनाया गया ये तेलंगाना की सरकार। ये इसीलिए नॉट ओनली दैट सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अर्बन ये एचपी वर्टिकल जो है 1,59,372 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो तेलंगाना के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सैंक्शन दिया, मगर परंतु 10,917 हाउसेस इज ऑक्यूपेंसी हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम के नाते हैदराबाद के लिए हमारे मुख्यमंत्री तो बार बार बताते थे, जब तक हैदराबाद शहर के अंदर 1 लाख मकान हम बनाए नहीं देंगे तब तक वोट भी नहीं मांगेंगे, ये उनका ये वादा था। मगर आज बदौलत क्या है, हैदराबाद शहर के अंदर 1,77,781 हाउसेस वर्टिकल में सैंक्शन होने के बावजूद भी
3,722 मकानी ऑक्यूपेंट्स हो, ये हैदराबाद शहर था, द बीइंग द कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना. दिस इज द फेट ऑफ तेलंगाना पीपल. और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन बीएलसी का जो स्कीम है, पूरे देश में 73.45 लाख हाउसेस जो बीएलसी वर्टिकल से सैंक्शन हुए थे पूरा देश भर में, परंतु तेलंगाना राज्य में बीएलसी वर्टिकल में एक भी मकान सैंक्शन नहीं हुआ. ये टीआरएस सरकार का बीएलसी वर्टिकल जो सबसे पॉपुलर है, उसमें तेलंगाना सरकार एक भी मकान ना प्रपोजल नहीं दिया. ये तेलंगाना सरकार का रहा है. इसलिए मोदी जी के कार्यकाल में हर दिन लगभग 11,000 मकान बनाया गया. ये मोदी जी सरकार का एक कमिटमेंट टुवर्ड्स द पुअर. इसलिए हम बार बार बोलते हैं, डबल इंजन सरकार का डबल इंपैक्ट किस तरह रहता है. अगर गैर बीजेपी सरकार का किस तरह मकान गरीबों को बनाया गया, और जिस तरह आज यूपी हो, गुजरात हो, जब बीजेपी शासित राज्य जो है, किस तरह वो डबल इंजन सरकार का डबल इंपैक्ट जो है, ये जानकारी होना चाहिए. ये प्रधानमंत्री स्वनिधि कोरोना कालखंड के समय में हमारे गरीब जो तरकारी बेचने वाले, फुटपाथ में स्ट्रीट वेंडर्स कहने वाले जो रोजगार खो गए थे, तो उनके लिए बिना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में प्रधानमंत्री खुद बोले, मैं खुद सिक्योरिटी के नाते ये गरीब आवाम को जो भी ये रोजगार के लिए ये हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है, उनके लिए आज लगभग पूरा देश के अंदर 45.32 लाख वेंडर्स के लिए आज 4,606 करोड़ आज फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया. 10,000 फर्स्ट फेज में, सेकंड 20,000, थर्ड फेज में 50,000. Now I humbly request our Honorable Finance Minister also to see that the fourth installment, fourth phase may be enhanced to even 1 lakh, because the poor vendors, we have seen the recent meeting where 90% are paying back these loans which they have acquired from the banks. Magar, unfortunately, even in तेलंगाना में भी जितना उसका इस्तेमाल करना वो ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया. उसके अलावा जो गरीब का जो स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना, जो सपोज टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ सिक्योरिटी प्रोग्राम, लगभग 50 करोड़ आज 50 करोड़ आबादी के लिए फ्री मुफ्त आज ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है, लगभग 80,000 करोड़ आज स्पेंड करने के बाद. इतना ही नहीं, और the government has also come out with 9,000 Janaushadhi Kendras with normal medicine rates across the country. As a result, 20,000 crore of the poor people have been saved in the last few years. With the Ayushman Bharat, they have saved 80,000 crores, and this Aushadhi Kendra, 9,000 centers, they have saved almost 1 lakh crore. You can imagine 1 lakh crore रुपए गरीब के किस तरह पैकेट में आज बचत हुआ. This is the health scheme. But unfortunately, our Telangana government, they were not prepared to implement this Ayushman Bharat, saying that we have a better scheme of 2 lakhs Arogyasri. They did not go for this Ayushman Bharat. Unfortunately, मगर कोविड के समय में इतने लोग गरीब जो हमारे कॉर्पोरेट आस्पत्रि में चिकित्सा न करने के वजह से कई लोग जान खो गए, हजारों संख्या में जान खो गए. मगर later on it was eye opening to them. Later they started implementing this Ayushman Bharat in Telangana also. जब नारी शक्ति की बात आती है तो women empowerment is the core of all schemes introduced by this government, sir. नारी शक्ति जी जो है, आज देखो जहां नागालैंड से हमारे बहन, she is supposed to be the first lady, first woman to become Rajya Sabha from Nagaland, that too a BJP. She is our Pangnan Konyak. इस तरह जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास का बात जब जिक्र करता है, तो इस तरह सभी लोगों को आज not only a lady from Nagaland, even PT Usha, she has brought laurels to our country, being an athlete. She is from again a very backward area, backward region, backward community.
we all feel proud that PT Usha has been made Rajya Sabha by government. This is the visionary leadership of Modi ji. How he is picking up women. ये women, even ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो बात आती, sir, I feel very bad. सर ये देखो आप I don't know, I fail to understand why you don't digest when a woman from your state becoming Rajya Sabha member from Kerala. This is your, आपके पार्टी में नहीं होता, सरकार में नहीं होता, जब मोदी जी ऐसा महत्व दिए तो आप समझते नहीं। सर, सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये प्रोग्राम दिया गया, the number of females now presently, the female population has now raised than males. Women's health also have been improved by this program, Modi Beti Bachao, Beti Padhao. Apart from that, Modi government has also been removing hindrances to girls' education and carries through measures such as building separate toilets for girls in government schools, providing access to sanitary pads and opening saving accounts under Sukanya Samriddhi Yojana. इससे आज गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जितना ड्रॉप आउट रेशियो था पहले बच्चियों का, आज ये ड्रॉप आउट रेशियो भी कम हो गया, इसलिए आज बच्चियों का भी पॉपुलेशन बढ़ते गया। एंड इसके अलावा द मैटरनिटी लीव वाज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 वीक्स टू फ्रॉम 12 वीक्स। एंड मुद्रा योजना ओवरऑल जो है, मुद्रा योजना अनार्गनाइज्ड सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए बैंक के माध्यम से उनको जो राशि दिलाने का था, लगभग देश भर के अंदर 16 करोड़ आबादी को 7.74 लाख करोड़ आज मुद्रा योजना के बारे में, पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लगभग आज 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 9 करोड़ वुमेन मेंबर्स आर देयर सर। मगर अनफॉर्चुनेटली మా తెలుగు టీఆర్ఎస్ నుంచి ఎంపీలు ఇక్కడ ఎవరు కనబడలేరు। మహిళల పేరు మీద ఓట్లు పొంది టీఆర్ఎస్ తెలంగాణలో అక్కడ మహిళల సంఘాలకు ఏదైతే ఇవాళ 4500 కోట్లు బకాయి పడ్డటువంటి ఇవాళ మరి ఈ యొక్క వడ్డీ లేని రుణాల పేరు మీద, ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ పేరు మీద ఓట్లు పొంది మహిళలకు 4500 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ బాకీ పడ్డదంటే మీరు ఆలోచన చేయండి। మహిళల ఉసురు ఈ ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితంగా తలుగుతుంది। जिस महिला का पैसे जो सरकार खाया वो सरकार कोई बचेगा नहीं। जरूर तेलंगाना आज महिलाओं को 4500 करोड़ बाकी है आज तेलंगाना की सरकार। और अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के में जब बात जिक्र करा, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी एंड वाटरवेज, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर by 2021-22 the network of rural roads has increased to more than 7 lakh kilometers in the country. The national highway network has grown by more than 55% during the last years, and more than 550 districts are being connected under Bharatmala project, sir. Or unfortunately, there were no national highways in Telangana. Telangana lo national highways lekunde. Telangana lo ఇవాళ మోదీ ప్రభుత్వం యొక్క చొరవ వల్ల నౌ తెలంగాణ స్టాండ్స్ నంబర్ 2 ఇన్ నేషనల్ హైవేస్, మోర్ దెన్ యావరేజ్ ఆఫ్ నేషనల్। 1,04,000 కోట్ల రూపాయలు, 1 lakh crores have been allocated to national highways for Telangana. Earlier there were no national highways in Telangana. This is the greatness of modern Telangana, Modi government। मोदी जी राजनीति सिर्फ चुनाव के लिए नहीं करते, सिर्फ वोट के लिए नहीं करते। Modi ji is such a leader, he never thinks of future elections, he only thinks of a future generation, not like you people। इसीलिए चाहे हमारे तेलंगाना में वोट दिया नहीं दिया, चाहे हम जीते नहीं जीते, मगर तेलंगाना को भी इतना बड़ा राशि देना ये मोदी जी से संभव हुआ। The number of airports have now increased to 147 under Udan Yojana, sir। A modern semi-high speed train has become the part of Indian Railways in the form of Vande Bharat. Recently, our Prime Minister, apart from introducing Vande Mataram Express throughout the country, even in Andhra Pradesh and Telangana, recently started Vande Bharatam from Secunderabad to Vizag,
where the traffic is more than 120% now. Sir, thanks to Modi ji for huge allocations in railways for Telangana, sir. I also thank our railway minister, our Vaishnav ji, record allocation for Telangana. During UPA government, when all these so-called regional parties were supportive of this UPA government, Congress government, during 2019-14, for railways, for the undivided Andhra Pradesh state, they have given 886 crores for combined Andhra Pradesh. You will be surprising to know, till today, Modi ji, our government, India government, they have given 5 times more to only Telangana state, 4,418 crores exclusively for Telangana only. So you can imagine how Modi is concerned toward the backward states and backward areas and backward regions and backward people. Total projects in Telangana, it is costing 29,581. Never in the past it was. It may be further increased if the state supports. Unfortunately, there is little support from the state government of Telangana, in spite of regular reminders from our railway minister and railway ministry also. Land acquisition is a problem, permission is a problem, and state share is also a problem. Even today, 500 crores are still outstanding for these railways to complete this MMTS project, whereas the central government already incurred 715 crores for this MMTS. 24 stalls, one stop, one product का जो है आज लगभग 24 स्टॉल आज खुला गया. And one more boon for Telangana people, that Kazipet, there was a demand for rail coach factory costing 260 crores, but as the state government could not able to give 1.5 acre land connecting to Modi ji, but Modi ji have given a better project than the coach factory. That is, overall wagon factory now costing 544 crores, sir. So, sir, as far as this agriculture is concerned, sir, to make agriculture profitable and lessen the burden of the farmer, how Modi ji has introduced this Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana by now almost 11 crore farmers of this country, and particularly 3 lakh women farmers got benefited with this scheme. 50,000 crores have been given to these women farmers, and overall 2.25 lakh crores through DBT has been given to these farmers, sir. You can imagine 33 lakh people have been benefited in Telangana. Yes, 33 lakh farmers of Telangana also got benefited. Even Kerala also, farmer for Kerala also, they too got benefited. See, sir, when we speak of DBT, किस तरह हमारे गरीब के आवाम के किसान के खाते पे पहुंच जाता है, यही जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो बताते थे कि हमारे सरकार जब 100 रुपए दिल्ली से भेजा जाता है, सिर्फ 15 रुपए गरीब के खाते में पहुंचता था, जब में बाकी 85 रुपए दलाली खाता था. मगर आज दिल्ली से जो भी 1 रुपए भी भेजा गया, सीधा सीधा गरीब के खाते में आज पहुंचा जाता. दिस इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ मोदी जी गवर्नमेंट. देयर इज नो लीकेजेस, नो मिडिल मैन रोड, दलाल का कुछ यहाँ पात्र ही नहीं है, ये मोदी जी का. मिलेट्स, श्री अन्न, मोदी जी has convinced the UN to declare the year 2023 as International Year of Millets. Sri Anna grains are highly nutritious and available in the market. 90% of farmers in our country are in the state of small and marginal farmers. Significant consumption of Sri Anna will financially help these small farmers. And yesterday in the budget, thanks to Modi ji for sanctioning IMR Research Center in Hyderabad for marketing, training and helping the farmer. Again, Manrega, in order to provide employment to the rural unemployed youth, now government has spent rupees 2.70 lakh crore between 2014 to 2019 to provide employment for not less than 16 crore workforce for 211 crore persons days to benefit 5.38 crore rural households. Sir, respecting the Karmacharis and their services to the nation, our government has decided to convert
all the manholes into machine holes. कोई आदमी आज कर्मचारी के नाते अब मैनुअल में काम करने की जरूरत नहीं, वो मशीन के माध्यम से होना है। इतना गौरव आज मोदी जी ने किस तरह कर्मचारी को दिया जा रहा है, ये सम्मान जो है ये मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरा देश के अंदर हटाने के लिए इतना बड़ा सम्मान आज सोसाइटी के अंदर आज मोदी जी सरकार ने दिया गया है। ये जनधन आधार मोबाइल जैम, a treaty has been revolutionary, weeding out fake beneficiary and putting into corruption. लगभग 27 lakh crore of people now reached the beneficiaries to complete this transparency. लगभग 27 lakh crore सीधा DBT के माध्यम से गरीब के खाता में पहुंचा गया। The country is seeing now the benefits of Make in India and Atmanirbhar Bharat, the increasing of manufacturing capacity. The Modi ji government has taken steps to increase the production of semiconductor chips and aircrafts in India. आज हेयर पिन से लेकर एरोप्लेन तक indigenous Make in India. This is the Atmanirbhar Bharat. The import of mobile phones has decreased as India has become a major export of mobile phones. The import of ties has also been decreased by 70%. Their exports has increased now to 60%. The defense exports also have increased 6 times. The first indigenous aircraft was now again INS Vikrant. Again, the government's efforts in the sectors like Khadi and village industries have been success with the turnover of these industries, surpassing 1 lakh crore during the Azadi Ka Amrut Mahotsav. The sale of Khadi has also increased 4 times as a result of Modi government's efforts. Sir, when it comes to national security, from surgical strikes to firm crackdowns on terrorism to a befitting response to every misadventure from LOC to LAC, from abrogation of Article 370, the Modi government has been decisive in matters of national security. We never compromise on the security issue. जिसके भाषण को सुनकर सरहद का दुश्मन डर जाता है, जो करने की कोई नहीं सोचा उसे नरेंद्र मोदी जी कर जाता है. Now, as far as foreign affairs are concerned, India is now showing the world the solutions to its problem, especially through its presidency of G20 and the role it played in the Ukraine war on being the pharmacy of the world. Yeah, he's a part of the government. As far as social justice is concerned, sir, the Modi ji government also paid tributes to the tribal revolution at the national level in Manghar Dham for the first time. Today, more than 36,000 tribal-dominated villages are being developed under Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana, and more than 400 Ekalavya model schools have been opened in tribal areas in the country. This is the concern towards tribes in the country by Modi ji government. Not only that, in the recent budget, 38,800 new teachers will be recruited in existing 740 Ekalavya model schools, benefiting 3.5 lakh tribal students in the country. Sir, as far as this सामाजिक न्याय के बारे में जब जिक्र करते बात करते, पहली बार 75 साल के आज़ादी के अंदर 70% आज मोदी जी सरकार के अंदर आज यूनियन गवर्नमेंट में SC, ST, BC, महिला और माइनॉरिटीज का 70% कभी ये इसके पहले कभी हुआ नहीं. इसलिए पहली बार जो 27 ओबीसी समाज के लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार देके किस तरह मान सम्मान इनका गौरव बढ़ाया, उसी तरह नॉट ओनली दैट ही हैज गिवन ये संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को मोदी जी सरकार ने दिया. जब यूपीए सरकार 10 साल यहाँ हुकूमत में थी, जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल ठेकेदार समझते पिछड़ा वर्ग समाज के, कोई उसका समर्थन नहीं किया. कोई पिछड़ा वर्ग आयोग को जो दंतहीन आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा देने का किसी का मन नहीं बनाता. सिर्फ मोदी जी ही आज संवैधानिक दर्जा देने से जो भी आरक्षण में मिला 27% मंडल कमीशन के माध्यम से आज ठीक ढंग से अमल करने के लिए दर्जा दिया गया था. Not only that, Constitution of 105th Amendment of 2021 giving powers to states for identifying socio-economic backward.
अपने प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर जो भी पिछड़ा वर्ग समाज अगर अपना राज्य के सूची के अंदर दर्जा करना चाहते हैं, पूरा स्वेच्छ स्वतंत्र उस राज्य को दिया गया मोदी जी सरकार ने। इतना ही नहीं, इनिशिएशन ऑफ सब कैटेगरीज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटीज। अभी जो आरक्षण जो मिल रहा है ओबीसी के लिए, उसके अंदर भी छोटे छोटे जातियां जितने भी है देश के अंदर, वो आरक्षण का प्रावधान वो अब तक कुछ मिला नहीं, उनके लिए भी आज जस्टिस रोहिणी कमीशन के माध्यम से वो छोटे जातियों के लिए अलग प्रावधान देने के लिए ये वर्गीकरण का आज जिक्र किया गया। एक्सपेंशन ऑफ नॉट ओनली दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, नॉट ओनली सोशली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, इवन फाइनेंशियली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 10% आज ईडब्ल्यूएस के नाम पर रिजर्वेशन दिया गया मोदी जी सरकार के माध्यम से। अपार्ट फ्रॉम दैट 10 crores of OBC benefits were covered and an amount of 14,000 crores was spent for socio-economic developments of OBCs. मोदी जी चाहते हैं सिर्फ रोजगार मांगने वाले नौजवान नहीं चाहिए देश को, रोजगार देने वाला संस्था बनने हैं। इसलिए मोदी जी ने he doesn't want any youth of this country to become job seeker rather than he become a job creator. इसलिए वेंचर कैपिटल फंड के नाम पे ओबीसी के लिए अलग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आज अलग लगभग करोड़ों रुपए से वेंचर कैपिटल फंड दिया जा रहा है, कहीं आज उद्योगपति बन सके ओबीसी समाज के लिए। इतना ही नहीं, आज पीएम विकास जो विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इतनी बड़ी प्रोग्राम योजना पहली बार मोदी जी ने दिया गया। सुनार, लोहार, शिल्पकार, कुम्हार, सुधार, मूर्तिकार, कारीगर जैसे दशकों से परंपरागत अपने हाथ सृजन करने वाले हजारों संख्या में है, उनके लिए अलग ट्रेनिंग, टेक्निक, क्रेडिट, मार्केट सपोर्ट देने के लिए ये पीएम विकास बनाया गया ताकि आज हजारों परिवार उससे लाभान्वित हो सके। उतना ही आज 27% नीट के माध्यम से होने वाले जो मेडिकल सीट्स के अंदर वो भी ओबीसी के लिए आज आरक्षण दिया गया। 27% केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक पाठशाला, न्याय विद्यालय में पहली बार मोदी जी सरकार के बाद दे रही आज 4 लाख आज ओबीसी समाज के छात्रों को आज लाभान्वित। लगभग 9,000 बैकलॉग पोस्ट थे पूरा देश के अंदर। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो दशकों से 9 या 10 से ज्यादा ओबीसी समाज के कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं थे, नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पे इस तरह बैकलॉग जमा किया गया। मगर आई थैंक मोदी जी गवर्नमेंट एंड अवर एचआरडी मिनिस्टर आज धर्मेंद्र प्रधान जी को एक ही सर्कल के माध्यम से दे सेड दैट वी वांट ऑल दिस बैकलॉग पोस्ट टू बी फिल्ड विद इन अ ईयर एंड एवरी 3 months वी शुड गेट अ रिपोर्ट ऑफ दिस। बाय नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो नॉट लेस देन 3,000 to 4,000 posts of these professors have been filled up in this central university. This is the greatness of Modi ji and commitment. अभी हमारे जो काफी अभी यहाँ हमारे आम आदमी पार्टी के कई सदस्य बात कर रहे पिछड़ा वर्ग के बारे में। मैं दिल्ली में देख रहा हूँ जो प्रवासी ओबीसी समाज के जहाँ दक्षिण से आते हैं, जहाँ हमारे उत्तर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, बिहार से आते हैं, जब आने के बाद यहाँ बसने के बाद ये सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार पूछती है 1993 का निवास पत्र मांगती है उनके ओबीसी सर्टिफिकेट देने के लिए। इतना कहीं देश के अंदर अगर उड़ीसा से आके यहाँ बस गए तो वो सब सवर्ण नहीं बनता एक दिन में, मगर सर्टिफिकेट मांगने गए तो वो 1993 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये ओबीसी समाज जो भी प्रवासी समाज है दिल्ली के अंदर उसको भी न्याय दिलाने के लिए जरूर हम प्रयास जरूर करेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास नेता है, नीति है, नियति भी है, इसलिए हम हर वर्ग के लिए चिंतित करते हैं। आज हम भारत देश में ये गरीब कल्याण योजना के, अन्न योजना के नाम पर किस तरह कोई गरीब इस देश के अंदर भूखा पेट नहीं सोना। मोदी जी चाहते थे, कोरोना काल में देखा किस तरह अपना रोजगार खोने के बाद किस तरह भूखा पेट सोते थे। इसीलिए आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पे 3.5 लाख करोड़ आज खर्च करके निःशुल्क राशन दिया जा रहा। हर परिवार में हर व्यक्ति को 5 किलो चावल लगभग आने वाले दिसंबर तक भी आज उसको पहुंचा जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां मैं राज्यसभा सदस्य के नाते उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां में भी निःशुल्क राशन हर महीना 2 बार 15 करोड़ आबादी को 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं, 1 किलो तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक भी दिया जाता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं रखता, चाहे वो गरीब है बस इसलिए, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है
यह देखने वाली सरकार नहीं है। इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री ये गरीब कल्याण योजना के नाते उत्तर प्रदेश के अंदर भी 15 करोड़ आबादी को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। और जल जीवन मिशन के बारे में 11 करोड़ फैमिलीज को आज पाइप्ड वाटर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज इतने गरीब के हित के लिए काम करने के बावजूद भी हमें समझ में नहीं आता क्यों हमारे विपक्ष हर बार हमारे मोदी जी सरकार को, बीजेपी सरकार को लगातार गालियां देते रहते हैं। क्यों इतना नफरत करते हैं, क्यों इतना गुस्सा होते हैं, क्यों इतना नाराज होते हैं? इसलिए कि मोदी जी गरीब के लिए घर दिया गया इसलिए नाराज है। ले घर में आज हर महिलाओं के लिए शौचालय दिया जा रहा है इसलिए आपको गुस्सा है। ने घर में बिजली दिया जा रहा है हर गरीब परिवार को इसलिए आप आज नफरत करते हैं। या घर में भी गैस दिया जा रहा है, घर में गरीबों के लिए मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है, गरीबों को बैंक में खाता खुलाने के लिए काम दिया जा रहा है, मुद्रा योजना के नाम पे लोन दिया जा रहा है, गरीब किसान को सम्मान निधि आज दिया जा रहा है। इतना देने के बावजूद भी गरीब के हित के काम करने वाले मोदी जी को क्यों दिन ब दिन आप गालियां देते रहते हैं, क्यों नफरत करते, क्यों गुस्सा करते? पूरा देश जानना चाहती, हम भी जानना चाहते हैं। ये बताओ आप लोगों से, मोदी जी कोई गालियां देने से, भाजपा को गालियां देने से, इस सब करने से देश का विकास रुकने वाला नहीं है और गरीब कल्याण योजना रुकने वाला नहीं है। मोदी जी को आपकी गालियों से दुगुना ताकत मिलती है और वो ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि अपने लिए नहीं, वो देश के लिए काम करते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं। मोदी जी बताते हैं मेरे लिए राजनीति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये तो एक अभियान है। एक अभियान चलाने वाले हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी है। इतना ही नहीं, आज देखो एक और अयोध्या धाम का निर्माण, दूसरी ओर वही आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। एक तरफ हमने केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का निर्माण किया, दूसरी ओर हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा जा रहा है। एक तरफ हमारी सरकार तीर्थ और ऐतिहासिक धरोहरों को विकास कर रही है, तो वही दूसरी ओर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस पावर भी बनाई रही है। भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च भी किया गया है। एक तरफ हम आदि शंकराचार्य, भगवान बसवेश्वर, तिरुवल्लुवर, गुरु नानक देव जैसे संतों के दिखाए रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहे, वही दूसरे तरफ आज भारत हाई टेक्नोलॉजी नॉलेज अब भी बनाया जा रहा है। एक तरफ हम काशी तमिल संगम के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं, वही वन नेशन वन रेशन कार्ड के नाम पर जैसी आधुनिकता व्यवस्था भी बनाया जाता है। गुलामी का मानसिकता वाले चिन्ह को बदलने के काम भी हमारी मोदी जी सरकार ने किया। राजपथ को आज कर्तव्य पथ के बदलना भी किया आज मोदी जी ने। सर, when coming to the Gujarat, you have seen when we speak of Gujarat model, you have seen the popularity of Modi ji in Gujarat. The development can be gauged from the fact that for the 7th time, the BJP has retained power by winning 156 of 182 seats under the leadership of Nadda ji and our beloved Prime Minister. We have attained 53% of votes. In spite of all opposition parties coming together, they did not even able to garner even 50% votes. The people of Gujarat rejected the prevailing anti-incumbency theory in the election analysis and forced them to accept the pro-governance theory. The historic victory of Gujarat has recognized the Bharatiya Janata Party's model of sustainable development, for which Prime Minister Narendra Modi deserves congratulations. Out of 40 reserved seats, BJP won 34 seats. When we speak of ST seats, we have won 23 of 27 ST seats. We have won 11 out of 13 SC seats and 64 out of 75 OBC dominant seats. This is the victory of BJP. This is the model of Gujarat. इसलिए Modi means आज peace, prosperity and development. Modi ji has worked out to create a mass movement in the direction of national unity and integrity. About 25 to 30 crore flags were, national flags were hoisted nationwide under Har Ghar Tiranga Abhiyan, through which wonderful communication of national spirit was done across the country. Recently, हमारे opposition leaders लाल चौक में
तिरंगा झंडा लहरा गया। सिर्फ ये मोदी जी का देन है, आज इतना शांतिपूर्वक लाल चौक के अंदर तिरंगा झंडा फहरा है, ये मोदी जी के 370 धारा हटाने से ये संभव हुआ। इतने दशकों में कभी तिरंगा झंडा फहरा गया हमें मालूम है, हमको जानकारी है। हम मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में हम झंडा लहराने गए तो किस तरह पत्थरबाजी किए, किस तरह हमारे पर लाठीचार्ज किए, किस तरह उस दिन आपको हम गैस दिया गया। लाल चौक में झंडा फहराना कितना मुश्किल था। आज हमारे अपोजिशन के नेता भी इतने शांतिपूर्वक वातावरण में तिरंगा झंडा फहरा है, ये मोदी जी और मोदी जी के सरकार की तस्वीर खींचवाई तस्वीर। सर, finally, while thanking on behalf of 74,000 students of Telangana for extending free education to 12th class, I request HRD Minister to increase the Kasturba Gandhi College in Telangana also. As the revenue districts in Telangana have been increased, I request the Minister to consider to increase the Navodaya Pathshalas in Telangana also, as they provide a quality and cheap education to the rural poor of the country and the rural poor of Telangana also to get benefit. I request Honorable Minister to increase the Navodaya Pathshala. Sir, इतना ही नहीं, और हमारा जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जितने भी देश के अंदर है, हर प्रदेश में छोटी छोटी जातियां हैं, हर अपने राज्य में बीसी का दर्जा है मगर सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में नहीं है। मैं ज़रूर सरकार से मांग करता हूं, आने वाले दिनों में ज़रूर इतने जो भी जितने जातियां हैं वो सब छोटे छोटे जातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में दर्जा करने के लिए ज़रूर सरकार के माध्यम से कुछ प्रयास करना चाहें। ज़रूर हम इसके लिए भी कटिबद्ध है। उतना ही नहीं, और 27% जो आरक्षण जो हमारे ओबीसी समाज के अंदर जो दिया जा रहा है, उसके अंदर भी छोटी जातियों की प्रावधान के लिए ये कैटेगरीज का भी हम मांग करते हैं। इतना ही नहीं, ठीक है, अभी जो रेलवे की जब बात आई, आज हमारे मोदी जी सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो तमिल काशी संगमम के बाद इतना डिमांड हो गया कि हैदराबाद टू गोरखपुर एक्सप्रेस अभी इतना भीड़ हो गया। तेलंगाना के अंदर में हैदराबाद में से बिहार और उत्तर प्रदेश की जाने की संख्या बढ़ गया। इसलिए मैं मांग करता हूं हैदराबाद से गोरखपुर एक्सप्रेस, हैदराबाद में वाराणसी एक्सप्रेस का भी बढ़ावा देना है, इसलिए ताकि वो वहाँ ईजी से जा सके। और अंत में डीएनटी जो है गोमंत है, ये गोमंत समाज के लिए भी मोदी जी सरकार इदाते कमेटी गठन कर किस तरह स्पीड जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम दिया जा रहा है। 11 करोड़ आबादी है पूरे इस देश के अंदर गोमंत समाज की। मोदी जी आने के बाद एक वेलफेयर बोर्ड बनाया दिया गया उनके नेतृत्व में, और हज़ारों करोड़ राशि भी दिया जा रहा। मैं मांग करता हूँ, आज भी कई करोड़ों लोग आज कम से कम वोटर भी आज नहीं बन सके, उनके लिए भी अलग उसका प्रावधान देने के लिए मैं जिक्र करता हूँ। फाइनली सर, एज फार एज G20 इज कंसर्न, विच इज a unique platform, world's 20 major economies representing around 85% of the global GDP, 75% of the global trade and 60% of the global population, and even major international organizations like UN, IMF, WHO, ये सब भी इस बार उसमें भागीदार बनने के लिए हमारे G20 के अध्यक्ष के नाते मोदी जी ने उनका निमंत्रण दिया गया, और लगभग 43 डेलीगेशंस, 200 मीटिंग होने वाले देश भर के अंदर, हर शहर के अंदर, हर प्रदेश के राजधानी के अंदर भी होने वाले हैं। इसलिए आज हमारा जो इंडिया हैज टेकन अप दैट वसुधैव कुटुंबम, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसलिए हम टू सस्टेन दिस प्रोग्राम एंड ऑल्सो टू face these global challenges, India has become now vital role. The economic growth, sustainable development, climate changes, terrorism and the pandemics can effectively address only through cooperation. इसलिए मैं सभी से मांग करता हूँ, हमारे विपक्ष भाई सभी आने वाले G20 समिट को भी आज हम का देश का जो नाम जो बनने वाले नेम एंड फेम, इसलिए आप सब लोग देता हूँ। इसीलिए मैं अंत में एक कविता के माध्यम से मैं पूरा करता हूँ। I will say in Telugu, sir. ఉక్కు నరాలు, ఇనుప కండరాలు, వజ్ర కఠోరమైన మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి యువత నలుగురు కనుక ఉన్నట్టయితే ఈ దేశం యొక్క రూపురేఖలే మార్చేస్తున్నాడు స్వామి వివేకానంద. స్వామి వివేకానంద మీన్స్ దాదాపు 200 సంవత్సరాల క్రితం ఒక నరేంద్రుడు ఏ రకంగా మన భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్పడానికి అమెరికా దేశాల్లో ధర్మ సమ్మేళనంలో పాల్గొని మన యొక్క హిందుత్వాన్ని, భారతదేశ గౌరవాన్ని చాటి చెప్పాడో,
ఆ విధంగా మళ్ళీ దాదాపు 2 సంవత్సరాల తర్వాత మరొక నరేంద్రుడు ఈరోజు మరి నరేంద్ర మోడీ రూపకంలో దేవుడు పంపిన దూతగా ఈ భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్పడానికి, ఈ భారతదేశాన్ని విశ్వగురుగా మార్చడానికి దేవుడు పంపిన దూతగా ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా సహకరించండి. సహకరించి నేను हिंदी में अलग कविता मैं सुनाता हूँ. जो गरीबों के नायक बनकर आए हैं, भारत माँ के दुख के गायक बनकर आए हैं, पक्ष विपक्ष सभी को मानते जो अपना है, भारत विश्व गुरु है यही बस सपना है. तो विपक्षियों विरोध वगैरह सब छोड़कर अपनी शक्ति को भी हमसे जोड़कर आओ फिर से हम नई शुरुआत करें, मोदी जी से संग मिलाकर देश की बात करें. जय हिंद, जय तेलंगाना, जय यूपी. धन्यवाद. जय उत्तर प्रदेश. Dr. K. Lakshman has been quite poetic also. And it was so soothing to note other doctors in the house were responding. Shri Prakash Javadekar to second the motion. महामहिम राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे सदन चर्चा करेगा. उसमें मेरे साथी डॉक्टर लक्ष्मण जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा उसका मैं समर्थन करता हूं. उन्होंने वर्णन किया कि पहली दफा आदिवासी समाज की एक महिला नेत्री राष्ट्रपति बनी है. अपने समाज का एक इतना बड़ा हिस्सा 75 साल राह देख रहा था कि ये दिन कब आएगा, और वो दिन आया और 2022 में आया. अंबेडकर जी ने समान वोट का अधिकार दिया. सत्ताधारी कौन रहेगा ये चुनने का अधिकार लोगों को मिला, लेकिन सत्ता में भी भागीदारी होनी होती है. और वो आदिवासी समाज को एक सम्मान का जो स्थान की उनकी अपेक्षा थी वो की. मुझे केवल थोड़ा सा याद आता है, आज मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता, लेकिन उस समय भी कुछ अभद्र टिप्पणियां हुई, ये देश भूलेगा नहीं. उनका संयुक्त अधिवेशन में जो भाषण हुआ वो जोशपूर्ण था, सारगर्भित था, मुद्दों से लैस था, देश के तरक्की की चर्चा थी, गरीब के उत्थान का मंत्र था. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका अर्थ स्पष्ट करने वाला ये भाषण था. मैं उनके धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं. पिछले 7 साल में क्या क्या पाया देश ने, सबको अभिमान होना चाहिए. हम 9 साल हो रहे, पूरे होंगे मई में, तो ये हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 10th इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. नाउ वी आर 5th. 7 साल में 5 स्टेप्स कदम आगे जाकर हम आए हैं. और उसमें एक निश्चित मुझे तो आनंद लगता है कि जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया उस ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वें स्थान पर आए हैं. ये भी एक महत्वपूर्ण बात है. 14 में हमें फ्रजाइल 5 कहते थे, आज टॉप 5 हो गया. आज दुनिया में इन्फ्लेशन 10% से 40-50% तक भी है, भारत में 6% से कम है. फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन अपना देश है, लेकिन उस पर मैं बाद में बात करूंगा. दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी. कोविड को जिस तरह से भारत ने डील किया, सभी देश उसकी सराहना करते. जो देश मार्जिन पर था आज अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहा है. यह कैसा हुआ, इसका विवेचन इस भाषण में है. उन्होंने शुरू में ही कहा कि यह स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है.
मैं उसी सूत्र को पकड़ के कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। स्थिर सरकार 30 साल के बाद आया। 84 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, एक पार्टी का बहुमत था। आज 2014 में फिर से एक पार्टी का बहुमत आया, 282 सीटें आई, एनडीए की ओर आई। लेकिन ये जो स्थिरता आती है तब देश तरक्की करता है। जब स्थिरता आती है तो आम जन को फायदे मिलते हैं और ये स्थिर सरकार के बहुत फायदे होते हैं। ये स्थिरता आई और ये किसने लाई? भारत की जनता ने लाई। भारत 2019 में 80 करोड़ वोटर थे, अब 2024 में 90 करोड़ वोटर हो जाएंगे। इतना बड़ा लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं, और एक तरह से मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो कहते हैं वो भी इतने सही है कि बसवराज ने जो अनुभव मंडपम चलाया कर्नाटक में, वो लोकतंत्र का एक पहला बहुत अच्छा सफल प्रयोग था। 70% वोटिंग होता है अपने देश में। अनेक देशों में आप देखो, जो तरक्की किए हुए देश है, विकसित देश है, 30, 40, 45% वोटिंग होता है। हमारे यहां 70% वोटिंग होता है। सामान्य मतदाता अपने विवेक से और रोबस्ट कॉमन सेंस से सरकार का चयन करती है। यह हमारे भारत का, वो अपने परसेप्शन से चुनता है किसको चुनना है। एमिनेंट जूरिस्ट नानी पालखीवाला यूज्ड टू से दैट इन आवर कंट्री illiterate intelligence is more effective than educated incapacity. यह उनका अभिप्राय था उस समय, और वो आज हम देख रहे हैं। सामान्य जनता तय करती है। समाचार पत्र नहीं पढ़ा वो भी वोट देता है, टीवी के पॉलिटिकल डिबेट्स नहीं देखा वो भी वोट देता है, और जिसने कोई राजनीतिक भाषण में कभी नहीं गए, कोई सभा अटेंड नहीं की, वो भी वोट देता है और अपने विवेक से वोट देता है। आई सैल्यूट द रॉबस्ट कॉमन सेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इस रॉबस्ट कॉमन सेंस ने अनेक बार राज्य में और केंद्र में सत्ता बदली, ये भी हमने देखा। और अच्छा काम करोगे तो यही सामान्य जनता बार बार आपको अवसर देती है, ये भी हम देखा है और देखेंगे भी, क्योंकि बार बार मोदी सरकार। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। 30 साल देश ने अस्थिरता का अनुभव किया, उसका वर्णन मैंने किया, बहुत नुकसान हुआ। मोदी राज्य के प्रमुख और देश के सरकार के प्रमुख लगातार 21 साल हो गए। 2001 में उन्होंने 7 दिसंबर को शपथ ली थी। 21 साल पूरे हो गए, और 21 साल में हर बार उनको ज्यादा जन समर्थन मिला है और लगातार वो सत्ता में बने हैं। ये एक तरह से लोकतांत्रिक देश में विक्रम है। ये गरीबों का आशीर्वाद मिला। कभी तो सोचो कि क्यों गरीब उनको अपना मानते हैं, गरीब उनको वोट क्यों देते हैं? क्योंकि केवल देश के लिए काम, परिवार नहीं, स्वार्थ नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, दिवाली भी सैनिकों के साथ बिताते हैं। तो ये 21 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं, एक दिन भी बीमार नहीं, ऐसा तो किसी ने कभी नहीं देखा। लेकिन लगातार देश के लिए काम करना, और इसलिए उनके लिए हमारे पार्टी में एक नारा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। लेकिन मोदी जी को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, यही उनका तरीका है। मेहनत की राजनीति है, प्रतिभा की राजनीति है, दूरदृष्टि की राजनीति। दूसरा मंत्र अंत्योदय। अंत्योदय में गरीब, पीड़ित, वंचितों का विकास, उपकार नहीं, दया नहीं,
केवल कल्याण नहीं, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने का अवसर, इसका नाम है एम्पावरमेंट। वर्णन किया लक्ष्मण जी ने कि कितनी सुविधाएं गरीब के घर में आई, पूरा सैचुरेशन, एक तरह से उसका बेसिक जीने के जो आवश्यक साधन है। और मैं एक एक उसका दूसरा ही रूप एक भी बताऊंगा। टॉयलेट हुए 12 करोड़। हम जब भी, आप सब लोग जब टूर को निकलते थे, प्रवास में जाते थे, तो हमेशा लोग पानी का लोटा लेकर जाने वाले लोग हम देखते थे। लेकिन अब नहीं दिखता है। और केवल इतना ही नहीं, यहां जो डॉक्टर बैठे हैं उनको भी पूछो, वो रेलवे स्टेशन पर जो गंदगी होती थी, जो शहर में गंदगी होती थी, उसके कारण, मैं वही बता रहा हूं, तो उसके कारण जो डायरिया से कितनी मौतें हर साल होती थी, क्योंकि पेट में इंफेक्शन जाता था। लेकिन अब ये स्वच्छता बढ़ने के बाद और टॉयलेट होने के बाद ये लगभग खत्म के कगार पर है और डायरिया की डेथ नहीं होती। आपके डॉक्टर मित्रों को पूछिए, ये मेरे साथ डॉक्टर बैठे ही है यहाँ। तो हाँ, डॉक्टर भगवत करण डॉक्टर है, इज अ गुड सर्जन। पीछे भी डॉक्टर है, देखो भारती जी बहुत है। प्लीज आप माननीय सभी जावड़ेकर जी, पेशेंट का एड्रेस द इलाज चेयर। करने के लिए यहाँ बहुत डॉक्टर है। माननीय एक प्लीज मिनट, प्लीज मैं जरा आज कुछ विचार जावड़ेकर जी, रखना एड्रेस चाहता करिए हूँ। चेयर की तरफ। तो गैस, बिजली, नल का पानी इतनी आसान चीज नहीं है सर। हमने सबने देखा है कि कितनी दूर से महिला लाती थी पानी, अब घर में आएगा। मेरे घर में चौथी तक बिजली नहीं थी, बिजली आई, कितना आनंद आया। नहीं तो लालटेन में हम गुजारा करते थे, लालटेन में पढ़ाई करते थे, वो बदल गया। आयुष्मान योजना से कितनी जिंदगियां, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। एक नई चीज बताता हूं, आज तक रूरल एरिया में बीमा कोई लोग खरीदते नहीं थे। नोबडी वॉज टेकिंग परचेसिंग पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, और नहीं उसका करते थे। लेकिन अब 24 करोड़ लोगों ने बीमा, जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों लिया है। सर, आई वॉज सर्विंग विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। राष्ट्रीयकरण के बाद हम तुरंत लगे थे, गरीब के लिए दरवाजे खुले, ऐसा उस समय बहुत कहा गया। लेकिन फाइनली क्या हुआ, 2014 में जब गिनती हुई तो 50 करोड़ लोग, 47 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका अकाउंट नहीं था, और 47 महीने में 47 करोड़ जनधन खाते खुले। ये देश में हुई एक बड़ी क्रांति है, हम भूल नहीं सकते। ये जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, सर आधार हर एक के पास आया, 130 करोड़ आधार आए। नंदन नीलेकणी ने अपने एक लेख में लिखा है कि आपको मालूम है नंदन नीलेकणी प्रसिद्ध व्यवसायी है, विशेषज्ञ है, कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे बंगलोर में, और हार गए, आनंद कुमार जीत गए। लेकिन वो आधार के प्रमुख थे। तो मोदी जी ने उनको बुलाया, उन्होंने अपने मोदी एट 20 इस किताब में भी उनका ये लेख है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा अब तो मैं इतना भूमिका लिया हूं तो मेरा तो जॉब नहीं रहेगा, दूसरे किसी को देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि पूरे 3 घंटे उनका प्रेजेंटेशन लिया, और उन्होंने लिखा है कि ये एक मुख्यमंत्री थे, गुजरात के थे, तब भी मैंने देखा उनको विषय समझ रहा था। और उन्होंने कहा कि बाकी सब भूल जाओ, आप ही ये काम पूरा करोगे। तब तक केवल 30 करोड़ आधार बांटते गए थे। उन्होंने कहा 130 करोड़ आधार बांटने तक आप ही काम करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। ये दिस इज द डिफरेंस ऑफ लीडरशिप।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसका उल्लेख किया राजीव गांधी 100 रुपए में 15 रुपए मिलते थे इसलिए आलाप प्रकट करते थे, लेकिन अब 100 के 100 रुपए जाते और कितने गए सर? 3 साल में 26 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में गए। ये कभी दुनिया में कहीं किसी देश में नहीं हुआ है। 26 लाख करोड़, नॉट ए स्मॉल अमाउंट। और उसमें विशेषता यह है कि अनेक लाभार्थियों के नाम झूठे थे, बोगस आइडेंटिटी कार्ड बनाना, बोगस ये सब अपनी एंट्री करना लाभार्थी में, ये पहले होता था। ऐसे लाखों झूठे लाभार्थी आधार, जनधन और मोबाइल के कनेक्टिविटी के कारण ये सब बाहर हो गए और ये जो लीकेजेस थे इस तरह के वो भी खत्म हो गए। गरीब को कौशल चाहिए, नौकरी चाहिए, जिसका उल्लेख किया उन्होंने कि स्वनिधि योजना दी, मुद्रा योजना का मैं बताऊंगा ही, और शिक्षा मिले, शिक्षा अच्छी मिले। जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो समझने जैसी है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तीसरे उम्र से लेकर 8वीं उम्र तक उसका पूरा विकास हो, कॉग्निटिव स्किल्स का, क्रिटिकल थिंकिंग का, भाषा का, ये उसके लिए है। उसमें परीक्षा नहीं है, इम्तिहान नहीं है, पुस्तक नहीं है, किताब नहीं, कुछ नहीं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विल चेंज इंडियन एजुकेशन फॉर बेटर इन कमिंग ईयर्स। उसमें जो हायर एजुकेशन है, एट द हायर एजुकेशन एंड एक काम हुआ है कि फ्लेक्सिबिलिटी दी है। एक साथ 2 डिग्रीज, एक साथ 2 डिग्रीज करने की अनुमति मिल गई, आदेश भी निकल गया। उसके बाद उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी में आपके जो मार्क्स है, 1 ईयर काम किया, 1 साल घर में मदद करने की जरूरत है, आप छुट्टी ले सकते हैं। तीसरे वर्ष में, दूसरे साल में जो आना है वो आ सकते हैं। यू हैव अ क्रेडिट बैंक ऑल्सो। और कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको म्यूजिक पैशन है, तो उसको ऐसे 20% ऑप्शन के सब्जेक्ट्स लेने का भी चॉइस, पैशन के सब्जेक्ट लेने का भी चॉइस, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिला है। तो ऐसे बहुत काम है। बड़े फैसले जिसका उल्लेख किया लक्ष्मण जी ने कि 370 हुआ इसीलिए लाल चौक में झंडा फहरा सके, कम से कम मान्य करना चाहिए। पहले कुछ दिन तो विवाद भी था, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लेकिन मुझे याद है जब मुरली मनोहर जोशी जी गए थे तब की सरकार ने आग्रह किया था कि मत जाइए, द एटमॉस्फियर विल गेट विशिएटेड। कैसे विशिएट होता? भारत में भारत का झंडा नहीं फहराओगे तो कहां फहराओगे? और अब एक देखो, कांग्रेस के हमारे मित्र सदस्य थे नवीन जिंदल। नवीन जिंदल जी ने एक कोर्ट में याचिका की, वो हमेशा राष्ट्रध्वज सबको हमें बांटते थे, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रध्वज लगाने की परमिशन मिलनी चाहिए। 75 साल हुए लेकिन नहीं हुआ था। क्यों नहीं किया? एक नियम बदलना था। नियम यह था कि केवल सरकारी दफ्तरों में 15 अगस्त, 26 जनवरी और परमानेंट भी लगाना है तो केवल सरकारी ऑफिस में, और वो भी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले निकालना है। ये सब था बंधन। मोदी जी ने एक नियम बदल दिया। आज लाखों दुकानों पर हम झंडे देख रहे, लाखों वाहनों पर झंडे दिख रहे, लाखों घरों पर राष्ट्रध्वज दिख रहा है। अरे ये देश को तैयार करने का एक तरीका रहता है कि देश की देश भावना जो होती है वो जगती है। क्यों नहीं किया? आज पाकिस्तान में घुसकर जो बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो उस पर तो सबूत ना पूछो, मांगो, और विश्वास करो बाद में देना पड़ा यह स्टेटमेंट। एक बड़ी चीज है, फेडरलिज्म का स्पिरिट जो है, राज्यों के साथ न्याय। जीएसटी इज द ओनली एक्ट which has been prepared, drafted
rates decided and rules are made by all the finance ministers of all the states and central government together. सभी राज्यों ने मिलकर कानून बनाया, सभी राज्यों ने मिलकर ये ड्राफ्ट तैयार किया, नियम तैयार किए और रेट भी तय किए। ये जीएसटी में हुआ। ये पहली दफा भारत ने इस तरह का एक नया फेडरलिज्म का स्पिरिट देखा है। ये आईबीसी कानून हुए, बड़े बड़े बहुत फैसले हुए, सभी राज्यों के साथ में आए। सर, मोदी जी के सरकार में एक महत्वपूर्ण बात है, किसी के साथ अन्याय नहीं और किसी के साथ भेदभाव नहीं। समझो घर देना है, गैस देना है, कोई भी बेनिफिट देना है, मुद्रा के लोन देने हैं या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देना है, ना हिंदू मुसलमान ना कोई ऐसा देखा जाता, ना रिलीजन, ना सेक्स, ना स्टेट, ना कुछ। मैं अभी बहुत बार केरल में जाता हूं तो केरल में मैंने देखा, लेकिन मैं केरल का पूरा नहीं बता रहा हूं, बहुत सच तो बाद में बताएंगे, वही बताएंगे, यहां क्यों बताएंगे? केरल की लड़ाई केरल में करेंगे। लेकिन दो चीजें बताऊंगा। 70,000 करोड़ रुपए केरल को सेंट्रल असिस्टेंस, डिवोल्यूशन और अदर स्कीम्स एंड सेंट्रल स्कीम का 2009 और 2014 5 साल में 70,000 करोड़ मिले। 2017 से 2022 तक 5 साल में 2,30,000 करोड़ मिले। मैं क्यों बता रहा हूं? केरल में हमारा एक भी एमएलए नहीं, केरल में हमारा एक भी एमपी नहीं, लेकिन किसी राज्य के साथ इस कारण भेदभाव नहीं। सबको न्याय, सबको जो देना है वो दे। लेकिन अपनी सदस्य है पीटी उषा, वो देश का नाम, पहली हमारी रनर है और पहली हमारी गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन उसकी जो एकेडमी है, जो एकेडमी देश में नई महिला खिलाड़ी तैयार करती है सालों से, उसको भी वहां कब्जा कर लिया। और वहां भी उसका कब्जा करके हॉस्टल है, वहां लड़कियां रहती है, लेकिन वो भी हथियाने की कोशिश होती है। मुझे विश्वास है कि केरल की सरकार भी ध्यान देगी। मैंने कल जॉन ब्रिटास को भी बोला है कि ये ठीक करने की जरूरत है, तुरंत करें। सर, तीसरा मंत्र है सुशासन। मैं कुछ नई चीजें केवल आपके जानकारी में दे रहा हूं, मालूम होगी आपको बहुत सारी, लेकिन कुछ नया होगा इंफॉर्मेशन। एक प्रगति करके कार्यक्रम मोदी जी ने चलाया। क्या है प्रगति? देश में अनेक प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन के, रेलवे के, एयरपोर्ट के, सड़कों के, बाकी अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मूलतः वो 50% काम हो गया, 60% हो गया, 70% हो गया, खर्चा हो गया, लेकिन छोटी कोई दिक्कत है इसलिए वो पूरा नहीं हुआ, उसका बेनिफिट नहीं मिला। आप सर झारखंड और ये दोनों को जानते हैं, कुटकू डैम पर मैं गया था। कुटकू डैम कैसे सारा तैयार, लेकिन दरवाजे नहीं लगाए इसलिए रुका था। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का उन्होंने मंथली रिव्यू लेना शुरू किया। आज तक 30 मीटिंगें की, 450 केसेस उसमें लिए। सारे राज्यों के, संबंधित राज्यों के अधिकारी और केंद्र के अधिकारी वो उसमें रहते हैं। मोदी जी खुद बैठते हैं और सबके साथ चर्चा करके इसका रास्ता कैसे निकलेगा और प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। और मुझे आनंद है कि आज तक 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट, 15 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो डेढ़ पड़ी थी वो आज पूरे हो गए। ये काम करके दिखाया, ये गुड गवर्नेंस है। ये पार्टी नहीं है, ये वोट बैंक नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये देश के लिए काम करने का एक हुनर है। एलईडी बल्ब्स, आज सब जगह हम देखते हैं एलईडी बल्ब्स है। इसकी कीमत 9 वैट के बल्ब की हो 300 रुपए थी 2014 में, 300 रुपए, इसलिए लोग नहीं लगा रहे थे। उससे ज्यादा 50 रुपए की ट्यूब अच्छी है। लेकिन मोदी जी ने, यानी सरकार ने, उस समय पीयूष गोयल थे वहां, तो सारे उत्पादकों को बुलाया, देश के विदेशी सबको, कहा कि हम 200 करोड़ एलईडी बल्ब लेंगे।
कितने 200 करोड़। बताओ कि कस्टमर को कितना सस्ता दोगे। अनेक उद्योजक मुझे मिले, उन्होंने कहा ऐसा सवाल तो हमने पहले सुना है, नहीं तो हम 200 करोड़ का ऑर्डर देंगे, हमारा क्या, ऐसा पूछने का रिवाज था। लेकिन बदला, लेकिन हमने पूछा कि जनता को कितना कम देंगे, और मुझे खुशी है द बेस्ट एवर दिस काइंड ऑफ निगोशिएशन ब्रॉट प्राइसेस डाउन फ्रॉम 300 रुपीज टू 70 रुपीज। 70 रुपए में आज मिलने लगा। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, और सचमुच सभी बिल्डिंगों में, सभी घरों में, और ये पर्यावरण पूरक है। इससे बिजली खपत कम होती है, इससे लोगों की बिजली में बचत भी होती है बिलों में, और इससे पर्यावरण का फायदा होता है क्योंकि कार्बन एमिशन कम होते हैं। तो ये करके दिखाया। डिजिटल ट्रांजैक्शन सर, आपके कोई भी विदेशी मित्र आएंगे भारत में, आने पर वो पहले कहते हैं अरे भाई एटीएम पर कोई नहीं जा रहा है, अभी फोन से ही बिल दे रहे हैं। ये क्रांति है सर। कोविन में, कोविड का बाहर के आने वाले अपने कितने भी मित्रों को पूछो कि कोविड का सर्टिफिकेट दिखाओ आपका, उसका कोविड का सर्टिफिकेट हाथ से लिखा हुआ है जो 15 दिन के बाद उनको मिला है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, चाइना हो, कोई भी हो, जापान हो। हमारे यहां कोविड का सर्टिफिकेट 5 मिनट में आता है, और वो डिजी लॉकर में डाला तो फिर किसी को बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तरक्की हमने करके दिखाई। वी आर डूइंग नाउ द लार्जेस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड। सर, एक बहुत आपको रुचि आएगी उसमें कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक दिन होता है बैलों का पूजन करना होता है, पोड़ा बोलते हैं उसको, तो वो हम करते हैं। तो अब शहरों में तो बैल होते नहीं है, तो वो कोई ना कोई लाता है। तो मैंने कहा कि भाई है क्या, देखो जरा बैल अपने यहाँ कोई आया है तो उसको घास देना है, उसको थोड़ा पैसा देना है, तो उसकी रक्षा वो ठीक होगी। तो मैं गया, नीचे गया तो वहां उसके सिंगों में क्यूआर कोड लगाया था। ये यहां तक देश आ गया, क्यूआर कोड से बैल को जो देना है दे दो। तो ये हो सकता है। ये भारत की तरक्की है, डिजिटल प्रोग्रेस। आज गवर्नमेंट ने जीईएम माने गवर्नमेंट ई मार्केट तैयार किया। 4 लाख करोड़ से ज्यादा सरकारी कार्यालयों में जो कागज, पेंसिल, पेन, जो टाइपराइटर, कंप्यूटर, ये जो लेना होता है, इस सबका अब ऑक्शन होता है। 15 दिन में वस्तु आती है। पहले की सारी दिक्कत वाली प्रोसेस खत्म हुई है। कोविड में हमने अद्भुत काम किया, दुनिया ने माना। मुझे याद है चीन में जब जनवरी 2020 में पहला पेशेंट मरा वहां, तो कैबिनेट में मोदी जी ने कहा कि यह संकट गहरा है, यह हमें भी आएगा। और उसी दिन से उनके दृष्टि में पक्का था कि वैक्सीन तैयार करना एकमात्र उपाय है। वैक्सीन, एक ही देश ऐसा है कि जिन्होंने वैक्सीन के प्रमोट करने के लिए, शोध करने के लिए 3-3 हजार करोड़ रुपए दिए, और आज भारत एकमात्र देश है जिनके 4 वैक्सीन आज तैयार है, और चारों वैक्सीन आज काम कर रहे हैं। सर, याद करिए, जब वैक्सीन अपना तैयार हो रहा था तब फाइजर का आया था, तो कितने नेता उस समय फाइजर 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 का लो, फाइजर का लो। आज वापस जाके देखो, फाइजर इज लेस इफेक्टिव एंड मोर साइड इफेक्ट्स। और कोवैक्सीन आया तो अपने यहां बैठे हुए अनेक सदस्यों ने भी कहा कि ये तो रिस्क में डालने जैसा है जान, और ये तो टेस्टेड नहीं है, ये कि क्या क्या आपत्तियां उठाई। लेकिन मोदी जी ऐसे टिप्पणियों पर कोई उल्टा उत्तर नहीं देते। उनका जब नंबर आया वैक्सीनेशन के लिए, तो वो गए और उन्होंने कोवैक्सीन लिया। उसी दिन से उस पर की सारी टिप्पणियां बंद हो गई, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने लेकर दिखाया कि मेरी जिंदगी खतरे में है, ऐसा आपको कहना है तो है, लेकिन मैं कोवैक्सीन लूंगा। तो ये करके दिखाया। कोविड में अनेक लोगों ने बहुत कमेंट्स किए। पहले आपको भी याद होगा
कि क्या थालियां बजा रहे हो, क्या तालियां बजा रहे हो। अरे लेकिन ये तालियां बजाकर ही देश में एक जागृति नई प्रकार की पैदा हुई और उसका परिणाम हुआ सारे अमेरिका से लेकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब जगह वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, सर प्रदर्शन हुए, वैक्सीन हेजिटेंसी दिखी। लेकिन भारत एक देश है कि जहां वैक्सीन में हेजिटेंसी नहीं देखी, वैक्सीन के लिए लोगों के क्यू लगे हुए देखे और सबको मुफ्त वैक्सीन मिला। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये एक काम किया सर। आपको और एक बड़ी अच्छी बात है कि एक अलग सोच होती है। आप भूल भी गए होंगे, पहले 14 के पहले हमें कोई डॉक्यूमेंट, बच्चे का परीक्षा का रिजल्ट आया तो मार्कलिस्ट हो, डिग्री सर्टिफिकेट हो, नौकरी में देना है, कहीं सरकारी दफ्तर में देना है, किसी न किसी ऑफिसर का ठप्पा लेने की जरूरत होती थी, अटेस्टेशन। इसके पीछे लॉजिक क्या था? ब्रिटिशों ने शुरू किया ये प्रथा अटेस्टेशन वाली, क्योंकि उनका कहना था भारत के जनता पर हमारा विश्वास नहीं है, हमारे अधिकारी का ठप्पा लगेगा तभी हमारा विश्वास है। ये उनका था। अब क्या हुआ, इन्होंने सेल्फ अटेस्टेशन करने के कारण, क्योंकि मोदी जी की धारणा है कि मेरे 140 करोड़ जनता पर मेरा विश्वास है, आप अपने साइन से करो, सबकी खत्म हुई दिक्कत, दौड़ धूप। तो ये भी छोटी चीज लगती है, लेकिन छोटी चीज लोगों के लिए छोटी नहीं है। और योगा हो, आयुर्वेदा हो, मिलेट हो, ये सब दुनिया ने मान लिया और दुनिया में उसका आज चर्चा और उपयोग हो रहा है। ये हम जहां भी विदेशों में जाते हैं, योगा क्लासेस की बोर्ड सभी जगह लगे हैं। तो ये करके दिखाना, खेलो इंडिया, फिट इंडिया करके दिखाया खिलाड़ियों के साथ। सर उस किताब में पीवी सिंधु ने एक लेख लिखा है, उसने लिखा है कि मैं जब गोल्ड मेडल पाई तो वहां मुझे गोल्ड मेडल मिला, भारत का राष्ट्रगान हुआ और मैं मंच से उतरी कि मेरे असिस्टेंट आए और उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री का फोन है। वो बोली, मैं ऐसी गदगद हो गई कि ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा कि जो मंच पर ही वहां उतरते ही तुरंत उनको फोन करके बधाई दी। और सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने मैच जीते, जिन्होंने पदक लाए, ऐसे सबको बार बार अपने घर बुलाकर उनके साथ बातचीत करके नाश्ते पर बुलाना, सम्मान देना, ये एक मॉरल बिल्डअप होता है और वो सपोर्टिव बिल्डअप करना है। अब पद्मा अवार्ड्स हमने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण हर साल देते हैं, अच्छे लोगों को देते हैं, लेकिन इन्होंने नए प्रकार के लोग भी खोजे कि जिनकी कोई चर्चा नहीं करता, जिनकी कोई न्यूज नहीं आती, लेकिन एक कोई चाय की टपरी है और वो अगर एक अच्छा स्कूल चलाता है दूर दराज के गांव में तो उसको पद्मश्री मिला। पिछले साल आप भी थे वहां मौजूद, राष्ट्रपति भवन में 120 साल के एक सज्जन जिन्होंने जिंदगी भर लोगों को पढ़ाया, उनको पद्मश्री मिली थी, तो वो आए और नंगे पांव आए थे राष्ट्रपति भवन में। ये भी पहली दफा हो रहा है ऐसे लोगों का सम्मान, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। सर अपने यहाँ गिफ्ट्स भी एक रूटीन टाइप का सरकारी, मैं अनेक प्रवासों में जाता था तो मैंने देखा था पहले एक टिपिकल गिफ्ट देते थे, लेकिन मोदी जी ने बदल दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो तैयार होता है उस जिले का अच्छा प्रोडक्ट, उसकी गिफ्ट देना विदेशों के मेहमानों को, ये काम शुरू किया। आज एक छोटी चीज है, आगे लोग कहेंगे कि ये क्या बात बता रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सर भारत के अनेक आर्टिफैक्ट्स चोरी हुए थे, केवल पिछले 70 साल में 50-100 वापस आए थे, लेकिन मोदी जी ने प्रयास करके आज 500 से ज्यादा ऐसे दुर्मिल आर्टिफैक्ट परत आए हैं, वापस आए हैं और वो यहां है। सर वो भी आएगा सर, मैडम वो भी आएगा और वो आपको भी देखने को मिलेगा। आप वही बैठो
आपको देखने को मिलेगा। अमृत महोत्सव, सर हवाई जहाज में जाते समय जिसका नाम कभी हमने इतिहास में सुना नहीं, लेकिन जिसने पराक्रम किया उसका भी अनाउंसमेंट हम रोज सुनते हैं, बाकी भी होता है। तो ये एक नई कल्पना है ना। दूरदर्शन पे सर हमने एक सीरियल शुरू की, ऐसे जो रियल स्टोरीज ऑफ फ्रीडम फाइट जिन्होंने किया, ऐसे सब लोगों के सीरियल में हर शनिवार रविवार को वो प्रकाशित होता है। अमृत काल की कल्पना, 25 years विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया एंड अ प्रोग्राम फॉर दैट। आज बजट पे चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बजट में उसकी एक बेसिक नींव रखी गई है कि 25 साल हम कैसा विकास करेंगे। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो वर्णन किया, भाई यहां अभी कुछ मेरे मित्र नहीं है, लेकिन एक एक विश्वविद्यालय में सभी प्रदेशों से छात्र होते हैं। हमने शुरू किया कार्यक्रम कि सभी प्रदेश अपना अपने डांस, अपना कलिनरी, अपना फेस्टिवल्स, वो सब एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। कितनी अच्छी चीज है। एक भारत के सभी भाषाओं के प्रति आदर भाव, भारत के सभी राज्यों के प्रति आदर भाव, ये बढ़ाने का ये कार्यक्रम है और ये आज चल रहा है। आज लास्ट 2 मुद्दे मेरे, सर महंगाई का जैसा मैंने वर्णन किया, हमारी 6% पे है, बाकी जगह 15 और 50% पे भी है। और पाकिस्तान की क्या दशा है वो आप देख रहे हैं, बाकी भी दुनिया में देखा है। तो ये इन्फ्लेशन मैनेजमेंट वॉज नॉट ए इजी जॉब, इट वॉज मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, बट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इमीडिएट remedial actions have resulted in managing in better way the inflation in this country. Last but not least, सब लोग पूछते हैं रोजगार कहाँ है। बताता हूं रोजगार कहाँ है। आपके पास लोग आते नहीं क्योंकि लोग रोजगार में है, बेरोजगार नहीं है। तो ये मैं आपको बताता हूं, PLI सर 4 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ये दिया है। और उससे अब तो सेमीकंडक्टर चिप्स भी, मैं ताइवान गया था 10 साल पहले, तो ताइवान में मैंने देखा एक छोटा सा जिला, लेकिन नहीं उसके पहले आपके समय भी हम जाते थे कहीं। तो ताइवान में एक छोटा जिले जितना सा देश, लेकिन पूरे दुनिया की चिप्स बनाने का वो केंद्र बना है। तो ये चिप्स भी हमारे यहाँ बने और बाकी भी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करने वाला बढ़े और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अब बने। मोबाइल फोन हम 90% इंपोर्ट करते थे, अब देश में लगने वाला लगभग सारा मोबाइल फोन यही बनता है और उल्टा बहुत बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट भी होता है। ये पहली दफा करके दिखा। दिस इज PLI, रिजल्ट ऑफ PLI। सर मुद्रा लोन 34 करोड़ दिए हैं और 34 करोड़ लोगों को 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक मिले हैं। उन्होंने कुछ न कुछ छोटा छोटा काम शुरू किया, उनको रोजगार मिला। मैंने तो अनेक सैकड़ों जगह में गया हूं जहां 10 लाख रुपए मिले, उन्होंने 4-5 लोगों को और रोजगार दिया, उनका धंधा अच्छा चला, वो बढ़ता रहा। और उसका NPA नहीं है मैडम सर, NPA नहीं है, बहुत 2% 3% इतना ही है। तो ये एक स्कीम है। और मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन का काम देखता था, तब मैंने महसूस किया है कि अगर कोई स्वरोजगार तैयार करता है तो वो तो एम्प्लॉयड होता है ही, लेकिन साथ में और एक आध को, 2 को या ज्यादा लोगों को नौकरियां यानी जॉब्स देता है। नौकरियां माने केवल गवर्नमेंट नौकरी नहीं होती, जॉब्स होते हैं। स्वाभिमान से मेहनत करके जिंदगी का यापन करना, इसका नाम स्वयं रोजगार होता है। और वो जिंदगी स्वाभिमान से जीते हैं गरीब लोग। और इसलिए 34 करोड़ अगर मिले हैं तो मैं किसी भी बहस के लिए तैयार हूं कि कम से कम 17 करोड़ जॉब्स नए तैयार हुए हैं। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं और मैं इसके लिए पूरा डिबेट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हाँ सुनो, गवर्नमेंट जॉब्स भी
10-10 लाख के अभी 3 बार अपॉइंटमेंट्स हुए और हर साल हो ही रहे हैं। फिर हर महीने सर 15 लाख एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के नए अकाउंट्स खुल रहे हैं नेट, क्योंकि कुछ जाते हैं रिटायर होते हैं, कुछ नए आते हैं, तो नेट increase is 15 lakh per month, 1 crore 80 lakhs per year. It's not a small achievement. It is the proof of new employment created. Sir, एक जाके जरा ई श्रम पोर्टल, ये भी लोग मेरे मित्र देखें, ई श्रम पोर्टल है। 28 करोड़ लोगों ने लिखा है कि मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं जीवन यापन कैसा कर रहा हूं, और उसका सारा रजिस्टर तैयार है। उनको अभी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लेकिन 28 करोड़ लोगों ने लिखा है कि मैं कैसे जीवन यापन करता हूं, मैं क्या रोजगार करता हूं, और उसमें ईपीएफओ वाले नहीं है, जिनका प्रोविडेंट फंड है वो नहीं है उसमें, नॉन प्रोविडेंट फंड जॉब्स, उसका वो सर्वे है, वो आप देख लीजिए, और खुद भरा है, दूसरे किसी ने नहीं भरा है। स्टार्टअप इंडिया, सर स्टार्टअप इंडिया 2014 में 4-5 हजार थे, आज 80,000 स्टार्टअप है और लाखों लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं, नए आइडियाज है, दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया, सर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को 1 करोड़ तक का कर्जा 3% ब्याज पर विदाउट एनी कोलैटरल गारंटी ये दी जाती है स्टैंड अप में। और आज 2-2.5 लाख से ज्यादा ऐसी महिला उद्यमियां तैयार हुई है। दीज आर रियल स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ सक्सेस ऑफ इंडिया, एंड वी ऑल शुड बी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर वी वांट इनोवेशन लेड डेवलपमेंट, क्योंकि ओनली दोज कंट्रीज विल प्रॉस्पर विच विल इनोवेट। मैं स्टीव जॉब्स को मिला था, 2 दिन उनके साथ था, मैं महाराष्ट्र का तब आईटी टास्क फोर्स का चेयरमैन था। तो उस समय आईफोन निकला नहीं था, लेकिन उसकी विजन क्लियर थी। वो हाथ में ऐसा दिखा कि मैं एक ऐसा हैंडहेल्ड तैयार कर रहा हूं कि जो लोगों की जिंदगी बदल देगा और इतने इतने फीचर्स होंगे। हमें लगा ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, लेकिन हुआ तो शोध ऐसे ही होते हैं। तो शोध से ही वैल्यू एडिशन होती है, शोध से ही प्रॉस्पेरिटी आती है। सो इंडिया इज एंटरिंग इनटू ए न्यू फेज। मैं शिक्षा मंत्री था तब हमने हैकाथॉन शुरू किया। सर आज 12,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स है। 6ठी से 12वीं तक के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इक्विपमेंट्स, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स के साथ खेलते हैं, प्रयोग करते हैं, कल्पना करते हैं। उनमें जिज्ञासा और जागती है और यही शोध की शुरुआत होती है। और ये शोध, अटल टिंकरिंग लैब, फिर हैकाथॉन, फिर ग्रैंड चैलेंज और फिर एक इनोवेशन की पूरी कल्चर, ये तैयार करना। आज आईआईटीज में जाओ, इंक्यूबेशन सेंटर्स देखो, इतने मस्त है। और महिलाएं भी आती है। आपको पता था महिलाओं की, मैं जब शिक्षा मंत्री था तो एक दिन ऐसा ही विषय निकला, तो आईआईटी में केवल 4% छात्राएं थी। तो मैंने कहा इतनी कम क्यों है? तो बहुत सारी दिक्कतें, हमने सर्वे किया और उसके बाद हमने सुपर न्यूमरिक कोटा दिया। और मुझे आज खुशी है बताते हुए कि आज आईआईटीज में 22% ये छात्राएं हैं। ये करके दिखाया। सर ये कहानी किए हुए काम की है, देश के लिए समर्पण की है, देश का भविष्य उज्जवल करने की है और सबका साथ लेकर आगे चलने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज, माननीय सदस्यगण, the motion that has been moved and seconded is that an address be presented to the President in the following terms: that the members of the Rajya Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address which she has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on January 31st, 2023. Now, there are 119 amendments to the motion which may be moved at this stage. Amendment number 1 by Sri
A. Rahim, Sri Elamaram Karim, Sri Vikas Ranjan Bhattacharya, Sri John Britas, Dr. Kanni Moji, and VN Somu. Are you moving? Sri Mani A.M. Rahim, moving. So amendment moved. Amendment number 2 to 7 by Honorable Sri A. Rahim, Sri Elamaram Karim, Sri Vikas Ranjan Bhattacharya. Are you moving? Yeah, moving. All of us. No, Rahim. Yes, moved. Amendment number 8 to 17, Sri Ramnath Thakur ji, आप move कर रहे हैं? Moved. Amendment numbers 18 to 23 by Sri Raghav Chaddha, Mani Raghav Chaddha, not moved. Absent. Amendment number 24, Sri Raghav Chaddha. Dr. Ashok Kumar Mittal, not present. Both absent, not moved. Amendment numbers 25 to 32, Dr. Ashok Kumar Mittal, absent. Amendments number 33 to 37 by Dr. John Britas, absent. Amendment numbers 38 to 44, Srimati J.B. Mathur Hisam. Are you moving? Moved. Please. Amendments number 45 to 54, Honorable Sri M. Shanmugam. Honorable Sri M. Shanmugam, are you moving? Moved. Moved. Amendment number 55, Sri Abdul Wahab, Mani Abdul Wahab ji, absent. Lobby se move nahi hota. Amendments number 56 to 65, Honorable Sri Santosh Kumar P, moved. Amendments number 66 to 73, Honorable Sri Trichu Siva, moved. Amendments number 74 to 79, Sri Vinay Viswamji, moved. Amendment number 80 to 89, Honorable Sri R. Girirajan. Honorable Sri R. Girirajan. Amendment number 90 to 98, Dr. Kanni Moji, NVN Somu. Moved. Amendment number 99 to 106, Professor Manoj Kumar Jha. कोई विकल्प नहीं है, मूव कर. Moved. Amendment number 107 to 113, Honorable Sri K.C. Venugopal. Moving. Moved. Amendments number 114 to 116, Honorable Sri Javed Ali Khan ji. Absent. Amendments number 117 to 119, Dr. V. Siudasan. Absent. The motion and the amendments moved there now. Now it's open for discussion. Honorable Sri Digvijay Singh ji, please. माननीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूं आपका जो आपने मुझे अवसर दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की शुरुआत भारत में अमृत काल प्रवेश के बारे में चर्चा शुरू की गई। अमृत काल, ये अमृत काल किसके लिए हमारा? माननीय सभापति महोदय, ये अमृत काल उन लोगों के लिए है जो पहले से अमृत पी रहे हैं, जो पहले से इस देश की जो संपत्ति है उसमें केवल 21 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों की जो संपत्ति के बराबर उनकी संपत्ति है। यह अमृतकाल उनके लिए है।
वो अमृतकाल उनके लिए है। I'm sure the honorable member, who is very senior member and a senior politician of the country, you may be called upon to authenticate some documents. Of course, Go yes, ahead. I know, will. sir, I know. I shall. Sir, I have been a, sir, I came to the list. Sir, I came to the legislature in 1977. नहीं, आप और हम तो पड़ोसी हैं. Sir, I came to legislature in 1977. I know, sir. So और please, please अपना- don't doubt Sir, my. अपना रिश्ता पुराना है और इसीलिए गहरा है. आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको He ये can handle it. आपको ये He can handle it. आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी। आप पर मुझको विश्वास होना चाहिए, भले मोदी जी को ना हो, कम से कम आपको होना चाहिए। इसी के प्रकार माननीय सभापति महोदय, 121% ग्रोथ हुई है कोविड के समय में, किनकी अमृतकाल का जो फायदा उठा रहे हैं उन लोगों को हुआ है। माननीय सभापति महोदय, 50% वो लोग जो व्यवसाय करते हैं वो 64% जीएसटी भरते हैं, लेकिन वो 10% अमृतकाल के लोग जो अमृत पी रहे हैं वो केवल 3% जीएसटी दे रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि अमृतकाल किसके लिए है। माननीय सभापति महोदय, ये अमृतकाल जैसा कि राहुल गांधी जी ने में कहा था 2014-2015 में, ये सूट बूट की सरकार है। ये अमृतकाल सभापति महोदय उन सूट बूट के लोगों के लिए है, गरीब के लिए इस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भाषण में कुछ संकेत नहीं है। 2014 में मोदी जी से बड़ी अपेक्षाएं थी, पूरे देश को थी। 40 वादे किए गए, अनेक वादे किए गए, पूरे नहीं हुए। किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, सबको पक्का मकान दे देंगे। अब 15 लाख की तो जुमला खुद अमित शाह जी कह चुके, तो मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, 2014 और 2022 के बीच में इस देश के वही सूट बूट के अमृत काल के नुमाइंदे जो अमृत पी रहे हैं, 66.50 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। माननीय अडानी जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, आजकल ट्रेंडिंग अडानी हो रहे हैं। 84,000 करोड़ का तो कर्जा उनका भी माफ हुआ, लेकिन जो विष पी रहे हैं उनमें से किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, गरीबों का कर्जा माफ नहीं हुआ। यहां तक कि मुद्रा की अब एक बात करते हैं, मुद्रा के हितग्राहियों का भी 1 पैसा भी कर्जा माफ नहीं हुआ। अब इस अमृत पीने वालों में और कौन लोग हैं? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के प्राइवेटाइजेशन में, प्रधानमंत्री फसल योजना में प्रीमियम कितना लिया गया? 1,26,000 करोड़ प्रीमियम कलेक्ट किया गया और रिलीफ कितना गया? 87,320, यानी कि 40,000 करोड़ विष पीने वालों के जेब से निकालकर अमृत पीने वालों की जेब में पहुंच गया। माननीय मोदी जी की भाषण देने की शैली, और एक कहावत है महाराज, मुख में मीठे बोल है, हृदय कपट का भाव। मुख में मीठे बोल है, हृदय कपट का भाव, मानव में अब है नहीं सच सुनने का, सच सुनने का चाव। मोदी जी की नीति है, अब मैं झूठ बोलूंगा तो आप कहेंगे पार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए असत्य, असत्य बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। ये खुद मोदी जी कह चुके हैं और उसका पूरा पालन भी वो कर रहे हैं।
माननीय अडवाणी जी ने मोदी जी के लिए सही कहा था, अच्छे इवेंट मैनेजर है, अच्छे इवेंट, कोई भाई मौका मिल जाए उनको तो इवेंट करना है। जीएसटी का विरोध करते रहे, लेकिन जब जीएसटी लगा तो उसके लिए भी उन्होंने इवेंट कहां किया, जहां पर कि जो आधी रात को सभा बुलाई गई और कहा कि नया युग का हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। स्वांग रचने में उनसे कोई बड़ा मैंने व्यक्ति नहीं देखा। अच्छे मैंने स्वांग रचने वाले देखे, कई बहरूपिया देखे, लेकिन मोदी जी जैसा स्वांग रचने वाला मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। और उसका भी एक दोहा है महाराज, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, स्वांग मचाता वही है जिसके मन में चोर, सत्य कौन रहता सदा जिसके मन में जो बचाए शोर। माननीय स्वांग सदस्य, मचाता, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, जिसके मन में चोर। माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि स्वांग खासतौर हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण कला है जी, इसीलिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और उसमें माननीय सदस्य उसमें वो कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुनिए माननीय सदस्य, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, सत्य कौन रहता सदा, ऑनरेबल मेंबर, मोदी भाजपा ऑनरेबल मेंबर, first, sir, you are, sir. If I don't yield, then sir, he's not yielding, sir. I'm sure you should know it. Let me make it very clear. Let me make it very clear to Dr. Jairam Ramesh that he must read the rules. If I am on my feet, everyone has to yield. Please take your seat. And I can tell you, he is one of the very senior politicians of the country. He does not need anybody's support. This is my suggestion. One second. Sir, I'll tell you my difficulty. One second. Sir, my difficulty. I was there at Surajkund Mela. We had several diplomats. All the SCO countries were there. There were 40 countries. And I reflected on Swang. And I gave all its virtues. Now this virtue, which you seem to have innovated, escaped my attention. This is what I was saying. Sir, I compliment you. Go ahead. If you are a bigger Swang Rachata than Modi ji, my compliments to you, sir. Sir. Observations made by Shri Digvijay Singh, some offensive expressions have been used, and I request that these words be expunged from the records. Go ahead, Sir, thank you very much, sir. Go ahead. Sir, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये राज्यसभा के रूल्स में 267 हटा दीजिए। काहे के लिए आप रखते हैं? जब आपको लेना ही नहीं है, तो इसके रूल की आवश्यकता क्या है? हिडनबर्ग रिपोर्ट, जितनी बड़ी रिपोर्ट के जो मुद्दे सामने आए हैं, आज विश्व में उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हम चर्चा नहीं कर सकते। हम उन मुद्दों को नहीं उठा सकते। कहां उठाएंगे? अगर सदन में नहीं उठाएंगे, माननीय सभापति महोदय, कहां उठाएंगे? 267 में रूल्स में हमने मांग की, कई सदस्यों ने मांग की, लगातार 4 दिन तक माननीय सभापति महोदय सदन नहीं चल पाया। आखिर क्यों नहीं चल पाया? जेपीसी की मांग थी। क्या जेपीसी पहली बार मांग कर रहे थे हम लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं, 7 बार जेपीसी वे अलग अलग विषय पर चर्चा हुई है। और ऐसी शेयर बाजार के घोटालों के मामले में, हर्षद मेहता के घोटाले में क्या जेपीसी की चर्चा नहीं हुई? क्या केतन पारिक के मामले में जेपीसी की चर्चा नहीं हुई? फिर सभापति महोदय, जेपीसी में को नहीं दी गई, क्या आपत्ति थी? हमारी मांग में ऐसी क्या खराबी थी कि जेपीसी का आपने स्वीकार नहीं करने दिया? आज भी मौका है, प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। अगर उनमें साहस है
मुझे उम्मीद नहीं है कि उनमें साहस है, क्योंकि कुछ नस ऐसी दबी हुई है माननीय सभापति महोदय कि वो साहस नहीं दिखाएंगे। आप नेता की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, नियत की बात करते हैं। माननीय सदस्य महोदय, मोदी जी दिखते बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन अंदर से क्या है गुजरात वाले जानते हैं और हम लोग जानते हैं। अगर उनमें साहस है तो जेपीसी अनाउंस करें और हम लोग उसका स्वागत करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए, क्यों डरते हैं आप? माननीय सदस्य, आपने एक प्रश्न उठाया कि रूल 267 के तहत आई एम नॉट कास्टिंग नहीं आपने सर, आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन। I am responding for a simple reason that the honorable member has in specific terms indicated about my ruling under Rule 267. Take your seat. Take your seat. 267. That ruling, honorable member, is very categorical. Not a single. No, take it. Sir, take it. Honorable member may be informed. All my rulings on Rule 267, to which you have indulgently made a reference, carry a rationale. And notices were not accepted for a simple premise indicated in this House that the notices were not in order. As a matter of fact, the honorable members who gave notice deprived me the opportunity of going to the text of it, because the honorable members, in spite of my categorical ruling, did not fulfill the requirements that were essential to Rule 267. Therefore, one second. Therefore, the suggestion of the honorable member that this rule should not be in the rule book perhaps needs reconsideration. Sir, I appreciate your sensitivity on this issue, because Dr. Keshav Rao had mentioned in his letter to you, sir. One second, sir. Go ahead, sir. That kindly tell us where we have gone wrong. I would request you, sir, on behalf of the members, kindly frame a format on which Rule 267 has to be presented. We'll do it. Honorable member, Sir, you on are three one of most- occasions. Sir, you are extremely wise person. Honorable member has raised a good issue. Honorable member has raised a very good issue, a pertinent issue that they must know. You will be surprised, sir, if the honorable member was to go through the debates. I have on 3 occasions indicated 4 steps that are essential. If you would want, I can indicate right now. And for the benefit of members, I have done it in the chamber and in the House. Mr. Shiva was there, so leave it that. Sir, extremely kind. Sir, Don't use this language. Sir, extremely kind of you. Chair never interrupts. Sir. I neither have to reply nor I interrupt. Okay, sir. I'm sure you should be aware of it. On that. Okay. You should be aware of it. Let me come on the issue why Joint Parliamentary Committee is essential. Sir, now I'm not yielding. Sir, I'm not yielding. Sir, I'm Rule yielding number to you. I'm 15. not yielding to him, sir. Rule number 15. I'm not yielding to him. Sir, may Sir, I we seek are your guidance discussing- on a point of order? Are you required to yield? Sir, I am not yielding. No, It is my right. Sir, is a member required to yield on a point of order? Yes, sir. No. Go ahead. Sir, rule number 15, we are discussing. Which rule? Rule number 15, sir. 1-5. We are discussing President's address and message to the Council. The scope of debate. Sir, what is, he has no business. Sir, the member. Please hear the honorable member in silence. Observe silence, hear the honorable member in silence. Please.
Go ahead, sir. Take your seat. Point of order, sir. Sit there. Let him speak. Let him speak. Sir. Sir, I would request you, sir. It may hurt my fellow members. Obviously, I'm in the opposition. Whatever I speak, I stand on my facts and I stand on what I say because I've never withdrawn my statement as yet in my political life. Sir, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक जो विषय आया है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबल इसमें चर्चा है आज विदेशों में चर्चा है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है लेकिन हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज जितनी हैं उनमें से ना सेबी और जहां ईडी आईटी सीबीआई आप जानते हैं किस प्रकार का हथियार का उपयोग हो रहा है लेकिन उसके बारे में आप छोड़ दीजिए अरे 7 वर्किंग डेज में 2,07,000 करोड़ का इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है क्या इस पर भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे माननीय सभापति महोदय आज इस देश में जिस प्रकार से हालात हैं उसके बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने किस प्रकार शेयर्स में मैनिपुलेशन हो रहा है उनके 4-5 बिंदु में रिपोर्ट अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं बिजनेस प्रैक्टिसेस द रिपोर्ट क्लेम दैट अडानी हैज अ हिस्ट्री ऑफ कंट्रोवर्शियल बिजनेस प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल वायलेशंस एंड फ्रॉड इट आल्सो accuses the company of using its political connections to win favorable treatment from the Indian government. Corporate governance. Hindenburg Research claims that Adani's corporate governance is lacking, that the company is controlled by its founder, Mr. So-and-so, to the detriment of the minority shareholders. Number 3, financial performance. The report argues that Adani's financial performance is overstated, that the company has a poor track record of delivering its promises. It also claims that Adani has a history of overstating its earnings and high debt levels. Port business. Adani's port business significant parts of operation, and the report claims that the company has used its political connections to gain unfair advantage in the industry. Environmental concerns. Hindenburg Research claims that Adani has a history of environmental violations, and the company's proposed Carmichael coal mine in Australia is a major environmental risk. Sir, with such allegations, the government of India must come out with a clear report, a clear statement, how far this is correct. Why the SEBI, why the regulatory authorities are not coming out with a statement? That silence is something which casts aspersions on the interest, the crony capitalism of the BJP and the partnership of the powers that be and the company in concern. Sir, जो 130 रुपए का शेयर 130 का कोविड के समय 4,000 हो गया, ये कहां का पैसा आया सभापति महोदय? इसकी जांच तो होना चाहिए। आखिर जो 900% वृद्धि हो रही है शेयर बाजार में, ये किनका पैसा है? किसके पास पैसा था? कोविड की बड़ी बात कर रहे थे जावड़ेकर जी, आजकल रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी हम लोगों को सता रही है, आपको भी सता रही है, हमको भी सता रही है। माननीय सभापति महोदय, कोविड के समय जब सबकी संपत्ति घट रही थी, इन लोगों के पास 130 रुपए का शेयर 4,000 रुपए कैसे पहुंच गया? इसकी क्या जांच नहीं होना चाहिए? माननीय सभापति महोदय, इसमें किसका पैसा आया, कहां से आया, कब आया, इसकी जांच तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और फिर जो निकला तो किसका निकला, कैसे निकला, कौन कौन का निकला, इसकी जांच तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप भी सभापति महोदय बहुत वरिष्ठ है, अच्छे वकील हैं, माने वकील हैं, आपको तो कम से कम हमारी पैरवी करना चाहिए। आपकी पहुंच प्रधानमंत्री जी तक हमारी नहीं है, हम मिलना भी नहीं चाहेंगे, हम क्योंकि उनसे उम्मीद भी नहीं है हमको, लेकिन आप तो कम से कम उनको समझाइश दीजिए कि उनको नड्डा जी विराजमान है। नड्डा जी, आप तो अध्यक्ष हैं भाजपा के, आप क्यों नहीं बात करते? अरे क्या ऐसी कौन सी बात
बिगड़ जाएगी मोदी जी की इस सरकार की, जिसमें जेपीसी में तथ्य सामने आ जाएंगे। क्यों छुपा रहे तथ्यों को आप लोग? इसी के साथ साथ 7 वर्किंग डेज में लगभग 100 से 120 बिलियन डॉलर्स का घाटा हुआ है कंपनी को। इस मामले में बैंक क्रेडिट स्विस ने मना कर दिया कि हम आपकी मान्यता नहीं देते, ना आपको बॉन्ड को मान्यता देते। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की में माननीय मोदी जी बड़े संवेदनशील हैं, उनकी इमेज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं बिगड़ना चाहिए। हमको भी चिंता है, उनको चिंता है ही। हम चाहते हैं कि उनके अंतर्राष्ट्रीय शिखर पर वे सर्वोच्च पद पर पहुंचे, लेकिन इसमें रिपोर्ट में जो आ गई है उनको बदनामी कराई है। पूरे देश का सवाल है, देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। इसकी जांच में क्या दिक्कत है? जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूं, अमेरिकी शेयर बाजार में डॉ जोन्स ने सस्टेनेबल इंडेक्स से अडानी जी की कंपनी को हटा दिया। अब बताइए कि मोदी जी जब जाएंगे विदेश, जाते रहते हैं, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे तो क्या ये बात सामने नहीं आएगी कि भाई आपके देश में हो क्या रहा है? फिर आगे माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक जर्मन अखबार है अंतर्राइजर, उसने कहा है कि पॉलिटिशियन मोदी एंड बिजनेसमैन अडानी हैव मेड अ फेरी टेल करियर इन लॉकस्टेप, यानी कि अभूतपूर्व प्रगति हुई है इस पार्टनरशिप की। कौन सी पार्टनरशिप? मोदी एंड अडानी। ये है क्या? इसका जवाब तो देना चाहिए। सरकार बैठी हुई है, सरकार के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन्स हैं, जवाब क्यों नहीं देते? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी इमेज खराब हो रही है सभापति जी महोदय, इस बात का उल्लेख आज पूरे देश दुनिया कर रही है। फोर्ब्स ने 1 फरवरी को लंबी रिपोर्ट दी और कहा कि किस प्रकार से खुद के शेयर खुद ने कैसे खरीदे गए, इसका उल्लेख फोर्ब्स ने किया। साथ में जिन 2 कंपनियों के साथ मिलकर अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मार्केट में हेराफेरी का इल्जाम लगाया गया है, दोनों अडानी ग्रुप के एफपीओ में अंडरराइटर बताई जाती हैं। है क्या? कौन सी कंपनियां हैं? एक है इलारा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है मोनार्क नेटवर्क कैपिटल। अब यहां कहते हैं कुछ गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन बोरिस जॉनसन भूतपूर्व प्रधानमंत्री यूके के सगे भाई जो जॉनसन, जो कि इस इलारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी में डायरेक्टर थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्या कारण थे? वो भी हिडन पर रिपोर्ट आने के बाद इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया? इसकी जांच तो माननीय सभापति होना चाहिए। विदेशों में चर्चा हो रही है, विदेशों में जांच हो रही है, लेकिन जहां फ्रॉड हुआ है वहां हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। ये आपका, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं सभापति महोदय, अनेक मुद्दे हैं, क्या क्या बताएं, लेकिन बात साफ है। Your party has given you 25 minutes. We are giving him more, sir. No, In spite of all the interruptions, we give All right, him more. how much more time are you Sir, giving? he has lost Sir, I a will- lot of Indicate the time. 5 times. We are giving him 10 minutes more. okay, 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 thank you sir, another 10 minutes, go ahead, sir. thank you। Not including your interruptions. I think the honorable member has to be little composed. Sir, sir, finally, That problem should be, To speak, sir. it Finally, shouldn't sir. become a chronic problem. sir, Go finally, ahead, this nation wants to know। एक हमारा चैनल है जो कि केवल अपनी बात सुनाता, दूसरों के नहीं सुनता। नेशन wants to know। Now nation wants to know, sir, who is Chang Chung Ling? Who is he? Is he Chinese or Taiwanese? Is he a partner of Mr. Adani? The nation wants to know, sir. Would they please allow JP Singh? Sir, also आपने अपने इसमें लिखा है कि पेज 3 में पैरा 6, आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है।
भारत में ईमानदार को सम्मान करने वाली सरकार है। कहना कुछ, करना कुछ। बात यही है, अगर वाकई में ईमानदार आप हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ब्लैक मनी लाने की एसआईटी का गठन करने की उन्होंने घोषणा की थी और घोषणा हुई भी थी। आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। पनामा रिपोर्ट्स के अंदर अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये है किसके लिए? दूसरों के लिए, खुद के लिए भी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि HAL के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल काफी बातें कही। मैं आपको आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राफेल की खरीद के अंदर क्या समझौता हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार का? 108 विमान खरीदे जाएंगे। उनमें से अधिकांश विमानों का निर्माण कहां होगा? HAL में होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरा यह आरोप है कि बिना रक्षा मंत्री के सलाह के, बिना वित्त मंत्री के सलाह के, बिना जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है गवर्नेंस का, उसको मानते हुए उन्होंने 36 राफेल हवाई जहाज डायरेक्टली खरीद लिए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, is it true that the defense minister and the air force leadership were kept out of the loop before the PM announced the deal from France in April 2015? My second question to him is, when did the Chief of Air Staff issue the Services Qualitative Requirement, SQR, for 36 Rafale? Please specify the date, month and year. Number 5, the next question, sir. When was the date of categorization committee meeting date that discussed the SQR for 36 Rafales? We want the name, the date. Last question. When did the Defense Acquisition Council approve the recommendation of the categorization committee and certify the acceptance of necessity for 36 Rafale? ये राष्ट्र के सुरक्षा का प्रश्न है और सुरक्षा के प्रश्न में भ्रष्टाचार का आरोप है। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आप ही के माननीय भूतपूर्व संसद सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। क्या राफेल के बारे में भी आप लोग हमें नहीं बताएंगे? ये पूरे जो भ्रष्टाचार का एक वातावरण बन गया है, अमृत पीने वालों का, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म आज इस देश में पनप रहा है, हमको उसके बारे में चर्चा तो करने दीजिए। मुझे इतना न्याय तो करिए महाराज। 2-3 बातें मैं इसके बारे में और कहना चाहता हूं। SC ST की बड़ी बात हुई है, लेकिन ट्राइबल सब प्लान समाप्त, SC कंपोनेंट प्लान समाप्त, और आप कहते हैं ST हमने राष्ट्रपति बना दिए। कोविंद साहब शेड्यूल कास्ट से थे, महामहिम। कौन सा ऐसा कदम उठाया गया दलितों के लिए जिसकी वजह से कोविंद साहब को पहचाना जाए? और ऐसा कौन सा कदम हमारी बहन जी ने उठाया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, जिसके बारे में हम कहें क्या पैसा कानून लागू हो गया? क्या ट्राइबल सब प्लान वापस आ जाएगा? हम उनसे जानना चाहते हैं। और तो छोड़ दीजिए। I think the honorable member has made a reflection. He needs to revisit. The reflection is कि महामहिम राष्ट्रपति ने ऐसा कौन सा काम किया है? नहीं, sorry, I take my words back. I got it. Sir, I withdraw my. I got your I withdraw my. Sir, I appeal to her. Sir, I appeal to her. Kindly look at this issue of restoring the tribal sub-plan in the interest of the tribals. Then, sir, Sonam Wangchuk, he supported BJP in the last election. He went on a strike, hunger strike. He was kept in a house imprisonment, confinement. What was he asking? 6th schedule, which is the right of the tribals. It is part of the constitution. Why are you denying that? Will Honorable Prime Minister give the 6th schedule to the tribals of Ladakh? Sir, I demand that there should be a 6th schedule and 5th schedule implementation throughout the country in all scheduled areas. Sir, finally, my dear friend, हमारे परम मित्र जावड़ेकर जी और उनके तेलंगाना के सभा में बोल रहे थे, यहाँ बोले तो हम तय नहीं कर पाए महाराज। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, कश्मीर में हम लोग गए, हाँ,
झंडा फहराया, बर्फ गिरते हुए जा गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वहां पर हम लोग पहुंचे अनंतनाग, जावड़ेकर जी, पुलिस के आपके पुलिस अफसरों ने बताया कि साहब हमको उम्मीद नहीं थी कितने लोग आ जाएंगे, हमको लगता था 2-3 हजार आदमी आएंगे। क्यों? लेकिन वहां 25,000 लोग, कश्मीर के लोग आकर भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और साथ में कहा जा रहा है कि हमारा शासन ऐसा था। शासन ऐसा था तो आप भी तो पदयात्रा करके दिखा दीजिए। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, आप भी पदयात्रा करके दिखा दीजिए। और अगर इतना ही शासन अच्छा है आपका, तो चुनाव क्यों नहीं कराते आप? चुनाव कराइए। क्यों नहीं चुनाव कराते? डिलिमिटेशन हो गया, चुनाव करा के दिखा दीजिए। बात वही है, ये केवल भाषणबाजी। 370 का क्या असर है? जरा आपके भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू में लोग रहते हैं उनसे जरा पूछ लीजिए। जो उनका जमीन पर हक था, जो उनका नौकरी पर हक था, वो छीन लिया आपने 370 हटा के। आज वो मांग करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ 35A। इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। टू कंक्लूड, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जावड़ेकर जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लगता तो नहीं है कि हालात उस तरह के हैं। अंत में जो पैरा 81, आइए अपने लोकतंत्र का समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्य का आत्मसात करें जिसमें कहा गया है, संस्कृत में मैं ज्ञाता नहीं हूं, नहीं, आगे आगे देख लीजिए, मैंने पढ़ा है। तो मैं आपको उसका अर्थात बता देता हूं। हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, कदम से कदम मिलाकर चलें। हमारे संकल्प स्वरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे जुड़े हो। यही भारत की संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म है, जिसे कि माननीय मोदी जी ने आज समाप्त करके रख दिया। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी कि भारत सबका है, हम सबका है और हम सब मिलकर रहना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब का भारत है। इसीलिए हम आज जानना चाहते हैं कि आपकी हमारी भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग भी शामिल हो तो क्यों कतराते? आइए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते ताकि ये देश मजबूत हो सके। धन्यवाद। Honorable members, I am expunging the observations that were in flow imparted for the Honorable President. I know, I said in flow, sir. Yes, sir, yes. And no, sir. And there's a difference between withdrawn and no, sir. deletion. They were very severe, as a matter of fact. They were very severe. And secondly, I share the anguish of many in the country that we created a history of sorts. There have been walkouts. There have been something in the House when the Honorable President addressed the joint session of Parliament. But it was for the first time in our country that political parties proclaimed boycott. And around the time the Honorable President was addressing, orchestrated campaign was going on. Let us have respect for the highest constitutional office in every sense of the term, Sri Derek O'Brien. Sir, when Arun Jaitley was one second. As leader of opposition, he had said, sir, disruption of the House is a normal parliamentary procedure. Honorable member, I have carefully studied, I'll deliberate with you also, in the entire history of this country, a proclaimed boycott of President's address has not taken place. And one second. You have denied us the right to have our 267. So this is the least we could do. We are participating. I have given a ruling, and you know it more than anyone else is by We are certainly not Derek O'Brien. Mr. Derek O'Brien. Objection to your remarks, sir. Sir. We are not boycotting. No, I said two. I never said. Perhaps. One second.
Perhaps the honorable member has not. No, that I will never say. Understanding of Mr. Digvijay Singh is beyond question. He has understood, but perhaps not paid attention to what I said. And that was, two political parties announced boycott of the president's. Can you take your... Sir. When they speak, you can raise this issue. I am Dr. Jairam Ramesh, I am reflecting on the respect we need to pay to the Honorable President. We all do. And We all do. I don't want to do. Take your seat. 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 I think there is something has to be done about the seat also. You every time rise. Don't do it, sir. All I'm saying. All I'm. Especially when the chair is interrupted. That is not fair, sir. Yes, This is unfair. Sir, I have never seen this happening. if you examine Indian Constitution, you will find Parliament consists of the President and the two houses. Since the honorable member has said so, examine our parliamentary proceedings and you will find a proclaimed boycott and the kind of orchestrated campaign outside. Around the time the honorable president, the first tribal woman to hold this high office, addressed the joint session, certainly cannot be countenanced. And what Honorable Digvijay Singh ji has done, in a flow immediately withdrew. So this is sublimity. This is parliamentary experience. We don't cling to issues that suddenly drop. And therefore I had to take, these are expunged. They need not be there. Derek O'Brien. Sir, three speakers have spoken. 20 minutes. Three speakers today have spoken on the motion of thanks, the President's address. Two have been from the ruling party. They spoke for 92 minutes. The opposition interrupted them not once. One speaker has spoken from the opposition, 30 minutes. His speech was interrupted 7 times. That's a statistic, leave that away. I'm today on the address by the President of India. The first quote from this address is the subject of the first 5-6 minutes of my speech. I quote, "The long-felt urge to be rid of the scourge of mega scams and corruption," unquote. This is the Honorable President of India, and we all know, as is the tradition, the President of India does not write these speeches, the government writes these speeches. Yes. So, all honor to the President of India. On this one, first issue, sir, mega scams. Sir, institutions have been weakened. ED, CBI, SEBI. Here is a big scam happening. Some saying 1 lakh, 2 lakhs, we're not getting into the number. Will the government of India use the draconian PMLA, Money Laundering Act? Will they use it? They use it very efficiently to hound the opposition, to put lookout notices, and even to topple governments. There's a very interesting statistic here, sir. In the last 8 years, 5,422 laundering cases registered, money laundering, 98% have been done in the last 9 years. Interestingly, only 1%, 25 people have been conducted by the ED. You cannot have one rule for the opposition and your opponents, and you cannot have one rule for your friends and cronies. No, sir, you can't. Now, let's come to LIC. My previous speaker has done me a service. He's explained so much about LIC, SBI, and the Adani story, because there's lots of money at risk
of the poor and the middle class. Now, whose job is this? The government's job to be the watchdog and the institutions. My point today is that this government has weakened institutions consistently over the last 8-9 years. I can talk about Parliament, I can talk about RBI, SEBI, everyone. Now, when we say, I only want to give you one example. There's a preamble which we are all familiar with, which is our great preamble of our constitution. Sir, SEBI also has a preamble. And the SEBI preamble is mandated with A, to protect the interests of investors in securities, to promote the development of the securities market, and to regulate the securities market. Why was SEBI sleeping? Yes. Why the inaction? I would urge this government to read SEBI section 11.4. Section 11.4 of SEBI. You're very eager to put out lookout notices, that same 98% for your political notices. Have you considered lookout notice in the last 10 days? Think about it. Sir, these are big issues of corruption. But on the motion of thanks, we can also talk about the not so well-known issues. Because for all this, the BJP do write some good slogans, and you like those slogans, and it's used by the Prime Minister, na khaunga, na khane dunga. They need to ponder about the slogan, sir. Na khaunga, na khane dunga. I never thought the day I would come from the Trinamool Congress and start quoting BJP slogans. Let's take another scam, 3-4 scams. Today we've all been discussing the big one. Let's take some other scams, sir. Meghalaya. 1, smart meter scam. 2, rice scam. 3, police vehicle scam. And scam. BJP and the government. But one of the most interesting ones I found there was the assembly dome scam. By these standards, it's only small change. 200, 300 crores, sir. Chillar. Here, the Meghalaya Legislative Assembly in a BJP government state was constructed and the entire dome sadly crashed. But the most interesting thing about this scam, look at this partnership. Guess who built the Meghalaya dome? Uttar Pradesh Nirman Nigam Limited. This is true federalism in the worst possible sense. Who is responsible, sir? Who is responsible? So when we talk about scams and scams, now let's come to Mr. Modi, our Prime Minister, was the Chief Minister. We know that. And it hurts and pains me that somebody from Chief Minister who became Prime Minister, how can he start the economic blockade of states? How can he be against fiscal federalism? How can he squeeze the states of funds? Look at Manrega, one example. Bengal was total 10,153 crores. Now they'll tell us, no, though they paid a few 100 crores Manrega. Now Manrega is a 5-year low of 42 days work per household. Many years ago, the current Prime Minister didn't like Manrega. He called it a Gadda Godneke scheme. Today it's down to 42 days. Now, another issue at Manrega. App. Simple issue. This is the real issue on the ground. The app mandatory for officials to upload twice a day laborers' photographs. That is completely impractical because the connectivity is low, so the attendance will go low, and what will happen? The union government will have less money to spend on Manrega. So, listen to this statistic. 9 crore active workers. If you take 9 crore active workers who are working 100 days a year, total expense will be 3 lakh crores. Instead, 73,000 crores has been allocated by this government. So there is so much to talk about how anti-federal this government is. Cess and surcharge. At one time, the union government would take 10% of cess and surcharge. Now that number is 20%. States spend on education, health. States are spending 60 to 80%.
not the union. Sir, and another completely anti-constitutional story is a double-engine sarkar. It is anti-constitutional. You vote for me in this state because I am running the center. Doesn't work, sir. This is anti-constitutional. We are talking about diversity. And the last one on this is the borrowing to the state, 3.5%, but look at the fine print. 0.5% has to be electricity reform. That's a condition. Sir, price. For all the complaints about price, opposition is saying, price rise. Full cream milk has gone up by 33%. Full cream milk. Toned milk has gone up by 36%. And the opposition is saying, price is going up, price is going up. But they have been successful on a few selected share prices that they've managed to take up. And it's the same story with fuel. Fuel prices, two-wheeler prices jumped by 40%. And page 1, clause 2D in the Rashtrapati's address talks about women. 2 crore women quit the workforce in the last 5 years. Talks about youth. The youth don't want slogans. 4 crore people are unemployed today, young people. These are CMI data, sir. Sir, we talked about institutions, and one of the great institutions which is being weakened. And before I say anything about the institution, I'm all praise for those independent journalists, the young men and women who, despite all the pressures from the media owners, are still going and trying to do their very best for journalism. So there's an old Zulu proverb, because today, even the opposition's voice is not amplified. Media owners have their agenda, sir. There's an old Zulu proverb. I think this is the first time a Zulu proverb is being quoted in parliament, but here's the problem with the media owners, sir. A dog with a bone in its mouth can't bark. Enough said, sir. A dog. What is this bell going on? Yes, 20 minutes. So it's 10 minutes left. No, no. Yeah, only 10 minutes. 417. Thank you, sir. You started, sir? I have 20 minutes. I've spoken for 10. No, So- sir, you've spoken more than that. More than that, more than that. Sir, is it only your prerogative to make omissions? It's mine also. Sir, it's okay. And That's okay, no problem. I can equally Sir, we all correct. make mistakes. And we have old relationship. It goes back to West Bengal. Go ahead. Sir, give me a minute to, because of breaking a flow. You will get extra minute for it. Sir, when sitting here, breaking a flow is, breaking a flow. We didn't even once disturb anybody. I mean, Prakash made, my old friend Prakash Javadekar. I can tell you, he made such a good speech. Sometimes, Sir, let me- one second. Sometimes a speaker gets energized when he is interrupted. And I know it out of personal experience. He will wear me out. Chief Minister of Rajasthan, who happened to be chairman here, if he were in the assembly, one interruption would mean 20 more minutes uninterrupted it would go. So take the interruption as a recipe and nectar. Go ahead. Go ahead. Sir, I'm allergic to nectar or amritkal of any kind. So, sir, we were talking about media, and we have all respect for those journalists. And I was making a point because the media, even a friendly country, a public broadcaster from a friendly country, there again, they want to show something. They've done some work based on research. We know which documentary we are talking about. There again, Chapo. Friendly country, public broadcaster. Sir, in fact, I would also today, I spoke about the media owners. I mean, look at the kind of journalism today we are coming up with. And I should not call it journalism. Media owners reporting. What was the big news after the budget? Big data point. 124 times
the Prime Minister banged the desk in Lok Sabha. Trinamool Congress are more on to these figures. We want to give you some real numbers from Manrega, from jobs, from SC/ST budget. You're telling us 124 times banked. Ooh. Sir, again back to the speech. Let us fulfill the oath. Let us fulfill the oath of the Constitution. Quote unquote from the speech. I want to read Article 25 of that Constitution. All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate your religion. What's going on? And for too long, we have kept quiet. Why? Polarize or don't speak. What is happening in the churches in Assam? Why are they being burnt? In Meghalaya, in Uttar Pradesh, in Karnataka, you didn't even spare Mother Teresa. But you shut the FCRA account. So read the Article 25 of the Constitution. Read it. Jammu Kashmir, bulldozing happening in the last so many weeks. Sir, there are 5 or 6 phrases which this address does not contain. 2 of the BJP speakers were celebrating, and good. The lady from Nagaland, congratulations. We are so happy to have you here as the first lady MP from Nagaland. And the other one, the athlete, who I never call by her name. I've made a deal with her, no calling you by your name. I just call her legend, because she's a legend. Why don't the lady from Nagaland and the legend ask this government next week, if they so love women, bring the women's reservation bill to Parliament. Bring it, we will pass it in 2 days' time. Big talk. I don't want to do Beti Bachao, Beti Padhao, because then I'll tell you about the Wrestling Federation and what your MPs do to women. Next, missing in the speech, fuel price. Not a word about fuel price. Not a word about inflation. Doubling farmers' income. Keep repeating a lie. At least take the help of the Chief Minister of Bengal. She promised to double farmers' income. When she came to power in 2011, she didn't. She made it triple. She made it triple. Now you've shifted the goalpost and made yours till 2027. Migrant worker crisis, not a line. Demonetization. We told you, we warned you. You didn't only demonetize the currency, you de-moneyed India and its migrant workers. And another phrase, not a word of it in this. What happened? Smart city. Smart city? Not a word. Sir, and my last point today, we have 2 other speakers here. And I quote from this one here, sir. The last page of the speech. Quote, a Bharat whose diversity is even more vivid and whose unity becomes even more shakable. Powerful words, sir, in this motion of thanks on the President's address. And my party, in the last 23 years since we've been here, it's our tradition that we speak strongly against the government. We've never boycotted, and I don't think any of us ever have boycotted the President's address, so don't go there. And we don't ever move a motion or press a motion on the President's address. We understand the government writes, the President speaks. But listen to these powerful lines from the motion of thanks. A Bharat whose diversity is even more vivid and whose unity becomes even more shakable, unquote. No political party, not the Trinamool Congress, not my friends from the DMK, or the CPM, or the Congress, everybody, sir, Congress, or the Aam Aadmi Party, or the SP, or the BSP. I'll read this line once. A Bharat whose diversity, all of us, what we couldn't do
somebody did, sir, these lines. And this is the crux. A Bharat whose diversity is even more vivid and whose unity becomes even more shakable. These lines were turned into a film before these lines were written. Well done, Siddharth Anand. Well done, India's biggest global ambassadors. Well done, those of you who made Pathan. What we couldn't do, Shah Rukh Khan and Dimple Kapadia and John Abraham have shown this country. We learn from them. Don't mess this government. Don't mess with India's biggest global ambassadors. You asked them to boycott Bollywood. They showed you one film with a beautiful message. Thank you, sir. Thank you very much. I know. I said, sir. Corrected. Sir, I must, no, this is very important. I used to be a big fan of Dimple Kapadia. Now, I'm still a big fan of Dimple Kapadia and Deepika. Sir, on a serious note, sir, we have a lot, all of us here have a lot to learn because sometimes they get it so right, and that was a powerful message. Thank you, sir, for giving me time today. Thank you. And the friendly country broadcaster, Derek, the friendly country broadcaster you referred to could not find support from the Prime Minister of that friendly country, Tiruchi Siva. Yes, you said so. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, bear with my interventions. They are not very long. Sir, Article 87 of the Constitution provides that two instances the Honorable President will address both the houses of the Parliament. One after a general election, the first sessions, and the first sessions of every year. Sir, the President's speech is nothing but it highlights the government's policy priorities and its plan for the upcoming year. Sir, as a convention, the motion of thanks to the President for her address to both the Houses of the Parliament. Along with that, I would like to thank her for that, for having addressed, and I would like to congratulate her for one reason, sir. She has read out the policy note of the government without omitting, without deleting, without including anything to her wish. She has set a role model, unlike what has happened in the state of Tamil Nadu, the executive head of the state. The governor has done, the president has she has read out the speech as it was given to her. So she has set a very good role model, sir, and I would like to thank and congratulate her. Sir, it is 9 years this government has come to power. In one more year, they have to relook what has happened, and we too go back and see what all have happened. Sir, what has been in this country and what is now in this country is a very big thing to compare. What has been? Diversity and inclusion was. Now, adversity and exclusion. Sir, earlier it was unity. Now it is uniformity. Federalism and secularism are eroded. Free speech is undermined. And sir, dissent is criminalized. In democracy, dissent is one of the basic features. As Albert Camus, the French philosopher and the Nobel laureate, has observed that democracy is not the law of the majority. It is the protection of the minority. So many apprehensions are looming on the linguistic and religious minorities in this country. Sir, they are not just accusations we are leveling against. What we have experienced all these years. Sir, this government, to be very precise, I could say it is an embodiment of pro-rich policies and anti-poor activities. Sir, I would like to quote the President's address, one or two. By 2047, it starts.
We have to build a Bharat which is self-reliant and also able to fulfill its humanitarian obligations. A Bharat which has no poverty and where the middle class is also prosperous. A Bharat whose youth and women power will be at the forefront to give direction to the society and the nation, and whose youth are well ahead of time. Sir, what we understand? So we have not realized all these things in the past years. We are celebrating what you call that Amrit Kaal or something, 75th year after independence. We have not realized. And this target is set for the next 25 years. We boast that we are the fifth economic power in the country, in the world. But the situation is that poverty has yet to be eradicated. And the middle class is to be prosperous. Excuse me. Sir, humanitarian obligations is yet to be realized. Let me say what all we have experienced in this country, in this government, sir. Number one, petrol and diesel prices were hiked 78 times during this regime, and 14 times only between this year. And the government has earned a revenue of 8 lakh crore rupees between 2018 and 21 only through petrol and diesel price hikes. And how it was spent, another thing comes. An RTI replied by the RTI, an RBI replied to an RTI very clearly says, 2 lakh crore bad loans were waived off in 2020 and 21. So the total write-off of loans over 11.6 lakh, most of which are only during these 9 years. And for example, we are basically an agriculture. The BJP in its manifesto promised that the income of the farmers would be doubled. But what happened? It has not doubled. Rather, the price of DAP has increased from 1,200 to 1,350. The price of urea has not increased, but the quantity has been reduced from 50 kilograms to 45 kilograms. Sir, very sorry, sir. We are all very much shocked at the incident what happened in Turkey yesterday. An unexpected earthquake has taken away the lives of 4,500 people. We all, of course, expressed our grief. But in this country, sir, in 2020 only, 5,579 farmers have committed suicide. That is 15 farmers per day. Shame. We call ourselves an agricultural country. Sir, this country withstood the economic recession in the past and even now, only because of the agriculture sector and the public sector. These two are targeted by this country. All policies, all things that they are doing are in favor of only the rich people, that is the corporates. Sir, India's reserves have fallen down from $633.6 billion to $545.6 as of 16th September 2022. Sir, what all has been done? The government has done all these things, but another thing, sir, the inflation, which is very, very important. Sir, in May 2022, the Ministry of Finance released a monthly review document, which said that the inflation has lesser impact on the low income strata than that of the richest. Sir, it was during that time, the inflation reached the highest of 7.95%, which is 95-month high than ever before. And the rupee values depreciation, 80 rupees to a dollar. Sir, any person who does not know even much economics know very well that the depreciation of the value of money reflects on inflation, direct impact on inflation, and the devastating ramifications will be felt only by the poor and the middle class. And we felt it. Sir, one more thing, sir, which would be shocking. They again say we are GDP going high and all. 40% of the wealth
generated in this country is owned by 1% of the population. And only 3% of the wealth trickles down to 50% of the population. Sir, when the President address speaks much about women and youth, I'd like to say, women population has increased. Dr. Lakshman, who moved the motion, said very proudly, and Javadekar, my friend, also told. And I would like to add to them one more. The enrollment of women in higher education is more than men, that is 27.9%. But the women employment has fallen down from 24% to 18%. So in the world, India constitutes more youth population, where unemployment prevails more. Sir, another thing, as I would like to second my friend Mr. Derek, who said that, quoting the President's address, the long-felt urge to be rid of the scourge of mega scams and corruption in government schemes is now being realized. That's what everyone spoke. Mr. Digvijay Singh spoke, and he also said, sir, for the past 4 days, the parliament didn't function. Of course, everyone felt, you felt very much for it. Sir, it was not deliberate. It is not our intention. We want the parliament to function smoothly, and the responsibility does not lie only with the opposition benches. It is also with the treasury benches. Sir, you observed to the rules. Sir, you told that our notices were not in order. You asked me to come and meet you in the chamber. I met you. You gave me some directions. Then I rectified it and sent a notice. I didn't receive anything, whether it was in form or not up to your expectation. Leave alone, sir, our notices and your rulings. What is the government doing? Should they not take cognizance of a big industry company, that is Adani, which is being talked by the media, that it is being discussed on TVs, on papers, and everything? What is the government doing? Why should it not come forward? When the situation is privatization and liberalization, and it has impacted India economically and morally, should not the government come forward and what we asked for, a JPC, Joint Parliamentary Committee, to go into the issue. It's a process in the democracy. Why you are not for it? Why you are not able to do that? So the government is not intent, as he asked, what is SEBI doing? What are the other agencies doing? That apart, the government, which has to come forward. Sir, when we are asking for a JPC, they should have met you in the chamber or coordinated with the opposition parties and said, yes, we can resolve the issue. Let the parliament see. They cannot just go out and meet the media and say the opposition parties are eating taxpayers' money. They are not allowing the parliament to run. It is not leveling accusation against us. They should resolve the issues. So the country is very much concerned about what has happened because of one corporate, which is being supposed to have been favored many a time by the government. So I think if at all we have to bring out something, it can be done only by an introspective into that by a JPC. So that has been happening here. And now we are telling this number of things which are happening. And sir, the government has earned 4.86 lakh crores of rupees in 3 years by way of selling the public sector undertakings fully and partly. 4.86 lakh crore rupees. What for? Sir, the public sectors are considered to be the temples of economy. Why are you so much concerned? Sir, I will tell you 2 examples. I think, yes, within my time, I have confined to myself. There are 2 things that have not come to limelight. One is Videocon. Videocon is a well-known company which has become bankrupt. But it has borrowed rupees. Please, honorable members, honorable members. I am talking about your government. Okay. I am talking about your government.